कहाँ कहाँ समस्या होती है, बेसिक कोई भी पूछ सकते हैं। लिखने के स्तर पर कोई समस्या कहीं से होती हो तो पूछिए। 20 नंबर के सवाल। हिंदी साहित्य में आपके पास 10 अंक के सवाल आते हैं और 15 अंक के सवाल आते हैं और 20 अंक के सवाल आते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपीएससी में यही 3 तरह के सवाल आते हैं। 10 अंक, 15 अंक और 20 अंक के सवाल आते हैं। तो 10 अंक के सवाल जो हैं वो आप 150 शब्द में लिखते हैं, लगभग 150 शब्द में लिखते हैं और 7 से 8 मिनट में लिखते हैं, अधिकतम 8 मिनट। इससे ज़्यादा समय लगाएंगे तो प्रश्न छूट जाएगा। कितने प्रश्न लिखने होते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में? कितने बताइए? 19 प्रश्न लिखने हैं। 5 हैं, लेकिन उस 5 प्रश्नों के सब पार्ट मिला करके 19 प्रश्न होते हैं। 10 अंक के सवाल 150 शब्दों में 7 से 8 मिनट में और 15 अंक के सवाल 200 शब्द में लगभग। शब्द कोई काउंट नहीं करता, लेकिन इतनी आवश्यकता होती और करीब करीब 11 मिनट। और ये 250 शब्द में लिखते हैं और करीब करीब 14 मिनट में। 3 घंटे का वक्त है आपके पास कुल। और कितने शब्द लिखने हैं? 3000 प्लस शब्द लिखना है। हिंदी साहित्य में लगभग 3000 से अधिक शब्द आपको लिखना है 3 घंटे में। 10 अंक का सवाल 150 शब्दों में 7 से 8 मिनट में। घड़ी आपके पास है। जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो 1 सेकंड के लिए प्रश्न ज़रूर देखना है। एक बार तो प्रारंभ में देखा आपने, और 7 से 8 मिनट के बीच में 1 सेकंड लगते हैं। एक नज़र फिर से जाना चाहिए क्या पूछा गया और हम लिख क्या रहे हैं। कई बार होता है कि हम डिविएट कर जाते हैं लिखते लिखते। बहुत आसान सवाल रहते हैं, प्रश्न बहुत कठिन नहीं रहते, लेकिन लिखते लिखते हम हमारी पास जो जानकारी है वो सब जानकारी दे देना चाहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आपको अपनी जानकारी देना है प्रश्न के संदर्भ में। मान लिया आपसे पूछा गया कि विद्यापति का सोशल मैसेज क्या है, तो अब विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि, ये सब लिखने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन हम सब लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमने विद्यापति पर जो भी पढ़ा है और जैसे भी पढ़ा है वो सब लिख देना चाहते हैं, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यानी आपके पास एक प्रॉब्लम दिया गया, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और उस समय का सिचुएशन देख करके और फिर उसके बाद उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि जो जानते हैं पहले से उपलब्ध ज्ञान है या जो पूर्वाग्रह है उन सभी को लिख देना है ना। तो 10 अंक का सवाल 150 शब्दों में और कम से कम 2 बार प्रश्न को जरूर देखिए। एक बार तो लिखने से पहले तो देखेंगे ही, आप देखते ही हैं। लिखने के दौरान भी एक बार प्रश्न को देख जाना चाहिए कि कहीं हम सही दिशा में तो लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। 20 अंक का प्रश्न 250 शब्दों में 14 मिनट में। और हाँ, एक सवाल है आपका कि मैक्सिमम कितना दोहा एक प्रश्न में लिखें। तो प्रश्न बताएगा कि कितना दोहा लिखना है। ये पहले से ज्ञात उत्तर नहीं है। जैसे मान लिया आपसे सवाल पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य विवेक पर प्रकाश डालें, तो इसमें कहाँ दोहा लिखना है? नहीं लिखना है। या बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो 1-2 लिखेंगे, यानी इसमें उदाहरण की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो प्रश्न बताएगा कि आपको कितना दोहा लिखना है। नहीं, मान लिया कोई निबंध का सवाल है, लेकिन यही सवाल अगर हम बदल देते हैं कि छायावाद और नवजागरण पर टिप्पणी लिखिए, अब इसमें हर पॉइंट में 1 दोहा लिखना है या छायावाद की विशेषता लिखिए। तो मान लिया आपने 7 या 8 पॉइंट लिखा छायावाद की विशेषता में, तो कम से कम 8 उदाहरण होना चाहिए।
इतना होना चाहिए अच्छे अंक के लिए। कम भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर 8 विशेषता लिखते हैं तो 8 विशेषता लिखते हैं तो कम 8 उदाहरण चाहिए। ठीक है, तो ये आपके घड़ी, आपके पास एक प्रश्न भी अगर पीछे हो गए तो आप रेस से हो सकता है कि बाहर हो जाए। 20 अंक का सवाल आपने छोड़ दिया, 20 अंक के सवाल में आप की उम्मीद है कि कम से कम हम 12 अंक ले आएं। 60% अंक तो आना ही चाहिए, 14 भी ला सकते हैं और न्यूनतम 10 भी ला सकते हैं। बहुत खराब हुआ तो 9 अंक ला सकते हैं। अगर 9 अंक बहुत खराब वाला भी है तो फिर दूसरे जगह 9 अंक की भरपाई कैसे करेंगे? इसलिए किसी भी कीमत पर प्रश्न तो नहीं छूटना चाहिए। बहुत खराब मिला अंक तो 8 अंक मिलेगा, 40% मिलेगा। अगर पॉइंट फॉर्म में भी 6-7 पॉइंट लिख दिए तब भी 40% अंक मिल जाएगा। तो अगर 8-9 अंक पीछे हैं तो इसका मतलब कि रेस से आप क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। एक एक अंक का महत्व है, तो प्रश्न नहीं छूटना है। 19 प्रश्न लिखना है तो लिखा ही जाना चाहिए, उतना टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अब रह गया कि कोई प्रश्न छूट रहा है तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए आपको लिखना है, मान लिया कि 250 शब्द में एक प्रश्न है जो हमारा छूट रहा है। हमारे पास 14 मिनट है लेकिन बच गया है 4 मिनट। कितना बच गया? 4 मिनट बच गया। अब 4 मिनट में 20 अंक के सवाल को कैसे लिखें? तो 4 मिनट में कम से कम 6-7 लाइन तो लिख ही सकते हैं। तो 6-7 लाइन न लिख करके 6-7 पॉइंट लिख दीजिए जो उस प्रश्न से, उत्तर से संबंधित है। परीक्षक को पता चल जाता है कि आपके पास जानकारी है, आपके पास समय कम था इसलिए आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि भक्ति काल की विशेषता बताइए और ये सवाल हमारे पास 4 मिनट ही बचा है, और वैसे अगर हम सही तरीके से लिखते तो कितने शब्दों में लिखते? 250 शब्दों में लिखते। लेकिन अब हमारे पास मात्र 4 मिनट समय बचा है, तो आप बहुत संक्षेप में लिखिए। भक्ति आंदोलन 1350-1650, कौमा अखिल भारतीय स्वरूप, कौमा सांस्कृतिक जागरण। पहला पॉइंट सामंतवाद का विरोध, दूसरा पॉइंट हमने एक्सप्लेन नहीं किया। और उदाहरण भी अब आपने लिखना है, पूरा आप लिखना चाहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, तो पोथी पढ़ी पढ़ी फिर डॉट डॉट दे दीजिए। यानी आप 4 मिनट का सदुपयोग करते हुए 7-8 पॉइंट जो आप बाहर आप एक्सप्लेन करते, उसको आपने क्या किया? पॉइंट फॉर्म में लिख दिया। परीक्षक को ये पता हो गया कि आपको प्रश्न, उसका कंसेप्ट, उसकी लेखन शैली सब पता है, केवल समय की कमी थी। तब भी वो कितना दे देगा आपको? 50% अंक दे देगा उस 4 मिनट में। तो ये ध्यान रखना है कि प्रश्न कुछ न छूटे। मान लिया कि और भी कम समय है, 2 प्रश्न छूटा हुआ है, नहीं ऐसी स्थिति न हो, लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती हो और 2 प्रश्न छूट रहे हों, आपके पास 8 ही मिनट का समय हो, तो दोनों प्रश्नों में ऐसा कीजिए। ऐसा नहीं कि एक को पूरा करने के लिए एक को पूरा छोड़ दिया जाए। यानी प्रश्न को लिखना है, चाहे जैसे भी पॉइंट फॉर्म में ही लिखें, पूरा उदाहरण न दें, कम से कम 2 या 3 उदाहरण एक एक शब्दों का। मैं कहता हूँ आखन देखिए, तो मैं कहता हूँ इतना तो लिखिए, फिर डॉट डॉट दे दीजिए, लेकिन प्रश्न को पूरा जस्टिफाई कीजिए। लिखते हुए क्या क्या परेशानी आती है? क्योंकि मुख्य परीक्षा देते हुए अब तो सफल होने का या तो इस पार आप हैं या उस पार हैं, समस्या आती है ज़्यादा। एक कविता से बता देते हैं, एक गद्य से बता देते हैं, है ना? कविता में किस कविता से बताया जाए? कौन सी कविता बहुत टफ लगती है? 12 कवि हैं आपके पास कोर्स में। कोर्स में कितने कवि हैं? 12। तो इन 12 कवियों में सबसे कठिन कौन लगते हैं, या बताइए 2 ऐसे लोग हैं। 3 भाग है कवियों का, आप जानते हैं। 5 मध्यकाल के कवि हैं, 4 आधुनिक काल यानी छायावाद के बाद के कवि हैं, और 3 छायावाद तक के कवि हैं। 5 जो मध्यकाल के, और इसी रेशियो में व्याख्या भी पूछा जाता है। यानी 2 व्याख्या आपसे पूछा जाएगा मध्यकाल से। मध्यकाल का मतलब है कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास और बिहारी।
मध्यकाल को आप दो भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, और इसमें 5 कवि हैं, तो यहाँ से सामान्यतः 2 व्याख्या रहती है। 3 कवि हो गए छायावाद तक, जिसमें मैथिली शरण गुप्त हैं, उसके बाद जयशंकर प्रसाद हैं, फिर उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो यहाँ से एक व्याख्या रहनी चाहिए या अधिकतम 2 रहनी चाहिए। और फिर उधर छायावाद के बाद के 4 रचनाकार हैं। कौन कौन? रामधारी सिंह दिनकर हैं, नागार्जुन हैं, अज्ञेय हैं और मुक्तिबोध हैं। तो 5, 3 और 4 ये कवि हैं। तीनों खंड से एक एक व्याख्या रहेगी ही। आपके पास 5 कविता से व्याख्या रहती है, तो एक मध्यकाल से, एक छायावाद तक और एक छायावादोत्तर। अब 2 और रह सकते हैं, जिसमें मध्यकाल से ज़्यादा संभावना है कि वहाँ से 2 पूछे जाएं, और 2 इधर कहीं से भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 3 अलग अलग भाग हैं, उन तीनों भागों से न पूछ के किसी एक भाग से ही पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं होता। तो प्रश्नकर्ता इतना ध्यान रखता है कि हम मध्यकाल से 2 पूछें, छायावाद तक 1 पूछें और फिर उसके बाद 2 पूछें। तो इसमें सबसे ज़्यादा कठिन इन कवियों में से कौन है आपके लिए? अज्ञेय हैं, आपके लिए जायसी हैं, और किसी के लिए क्या है? कामायनी प्रसाद है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे व्याख्या लिखा जाए। कहीं से भी हो सकते हैं व्याख्या का जो प्रसंग है। और ये भी आप जानते हैं कि कुल कितनी व्याख्या रहती है? 10। संख्या कितनी रहती है? 10 रहती है। 5 कविता से और 5 गद्य से, यानी पहला प्रश्न और 5वां प्रश्न ये अनिवार्य है। 5 व्याख्या का प्रश्न अनिवार्य है कविता से, और 5 गद्य से अनिवार्य है। और जिनका व्याख्या अच्छा नहीं हुआ तो अच्छे अंक नहीं आएंगे। यानी 100 अंक व्याख्या की रहती है। पेपर सेकंड में 10 अंक इंटू 10 अंक, यानी 10 प्रश्न रहते हैं और 10 अंक के रहते हैं। 100 अंक की व्याख्या रहती है। 100 अंक में 70 अंक और न्यूनतम 60 अंक, इस रेंज में आपको आना है। 60 तो आना ही चाहिए उधर 250 अंकों में। और उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 4 व्याख्या रहती है, 20-20 अंक की व्याख्या रहती है। बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो व्याख्या से मुक्त हैं आप, सौभाग्यशाली हैं जो बिहार पीसीएस दे रहे हैं, तो उनके लिए व्याख्या अनिवार्य नहीं। लेकिन सिविल सेवा जो दे रहे हैं वो तो अगर व्याख्या छोड़ देते हैं, अच्छा नहीं लिखते हैं, तो रेस से जो प्रतियोगिता है उससे बाहर हो जाते हैं। व्याख्या का सरल मतलब है कि विस्तार कर देना है, यही मतलब है, विस्तार करना है, एक्सप्लेन करना है। आप कहते हैं भाई कोई किसी ने 1-2 लाइन बोला, आप कहते हैं कि जी इसकी व्याख्या करो, साफ समझ में नहीं आया। तो व्याख्या का मतलब क्या है? उसको विस्तार दे देना। और विस्तार देने में आप सब जानते हैं कि सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, यानी संदर्भ लिखते हैं और प्रसंग लिखते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चाहे तो आप एक में लिख दें संदर्भ प्रसंग, या चाहे तो अलग अलग लिखें। दोनों का जो डिक्शनरी मीनिंग है दोनों का एक ही है। लेकिन जो प्रैक्टिस में है उसमें पहले संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद प्रसंग लिखते हैं। कई बार वो परंपरा में चीज़ें क्या होती हैं, वो अपने आप परिभाषित करने लगती हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग एक है। तो चाहे तो आप एक साथ लिखें या अलग अलग लिखें। तो मान लिया कि किसी को अज्ञेय कठिन लग रहे हैं, हो सकता है किसी को जायसी कठिन लग रहे हों, और तीसरे व्यक्ति को प्रसाद कठिन लग रहे हैं। ये 3 अलग अलग आपने नाम लिया कि किसी को प्रसाद कठिन लग रहे हैं, किसी को जायसी कठिन लग रहे हैं, किसी को अज्ञेय कठिन लग रहे हैं। तो आप सरल शब्दों में लिख जाइए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, ये तो लिख ही सकते हैं पंक्तियाँ हैं, या पद्य है तो पद्यांश लिख सकते हैं, या विचार लिख सकते हैं।
कोई जरूरी नहीं है कि सब एक ही लिखे, विचार लिख सकते हैं। कोई लिखे कि प्रस्तुत चिंतन, प्रस्तुत काव्य रूप। अब यहाँ पर प्रस्तुत लिख दीजिए। अब आपकी जो मर्जी हो सो लिखिए। कोई लड़का पद्यांश लिखे, कोई विचार लिखे, कोई चिंतन लिखे, कोई अवतरण लिखे, जो मर्जी हो सो लिखिए। आपके मन में जो आता है, जो शब्द अच्छा लगता है वो लिखिए। सामान्य रूप से किसकी है? तो अज्ञेय की है। तो अज्ञेय की रचना का नाम है असाध्य वीणा। तो ये तो याद ही होगा। अज्ञेय की रचना का नाम क्या है? असाध्य वीणा। आप ये भी जानते हैं कि असाध्य वीणा 1961 की है, तो लिख दीजिए 1961 की रचना है। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। जायसी तो पद्मावत, इतना तो जानिएगा ही। पद्मावत 1540 की रचना है। अगर कोई कहता है कि जी जायसी से है या प्रसाद से है, तो प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद और कामायनी कब की रचना है? 1935 की रचना है ना। तो ये प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो ये आप लिख दीजिए प्रस्तुत अवतरण असाध्य वीणा। और असाध्य वीणा किस काव्य संकलन में है बताइए? आंगन के पार द्वार। अगर आ रहा है तो ठीक है, लिख दीजिए, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। पद्मावत और कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। तो कोई एक सर्ग है, आपके कोर्स में तो 2 ही सर्ग है, चिंता और श्रद्धा। यूपीएससी के कोर्स में 2 ही सर्ग है। तो प्रस्तुत पंक्तियां इसमें से संकलित हैं, ये आपने लिखा। अब जहाँ जहाँ से है वो संकलित है। मान लिया कि किसी को एग्जैक्ट पता है जी प्रारंभ में है, असाध्य वीणा के प्रारंभ में है ना। जैसे पंक्ति आ जाए, आ गए प्रियंबद केश कम्बली गुफा गे, राजा ने आसन दिया कहा। अब ये प्रारंभ की पंक्तियाँ। उसके बाद प्रियंबद कहता है कि राजा कहता है मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्पचूर। अब प्रियंबद कहता है कि राजन मैं तो कलावंत हूँ नहीं, मैं तो शिष्य साधक हूँ। प्रारंभ की पंक्तियाँ। अगर मध्य की पंक्तियाँ हैं कि हाँ मुझे स्मरण है, कई बार 5 बार बोला हाँ मुझे स्मरण है। लास्ट वाली पंक्तियाँ, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। अब आपको एक आभास तो हो ही जाएगा कि प्रारंभ का है, मध्य का है या अंत है। अगर नहीं है तो गलत नहीं लिखना है, यानी ठीक वैसे ही है कि ये जो लव लेटर है किसका है? अज्ञेय का है, प्रसाद का है। अगर गलत लिख दिया आपने कि भाई जायसी का लव लेटर, आपने कह दिया कि जो सूरदास का है, तो परीक्षक क्या करेगा? अंक देगा? किसी का चिट्ठी, किसी की चिट्ठी कहीं पहुंचा दिया आपने, पर ऐसा होता है सामान्यतः नहीं, गलत कर जाते हैं। मान लिया गोदान की चिट्ठी है और आपने कह दिया ये तो दिव्या का है, तो उसमें परीक्षक अगर नहीं जानते हैं तो मत लिखिए, तब भी 50% अंक आप ला सकते हैं। लेकिन जैसे ही गलत लिख दिया तो अब वो परीक्षक पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपने श्रम किया है तो श्रम के बदले 1 अंक दे दे, नहीं तो उसकी मर्जी 0 दे दे, क्योंकि गलत एड्रेस पे ही चला गया। तो एक तो एड्रेस सही लिखना है। पद्मावत, और इसमें आप जानते हैं कि 2 ही खंड आपके कोर्स में है, नागमती वियोग खंड है और सिंघल द्वीप खंड है। तो इतना तो पता चल ही जाना चाहिए कि किस खंड से है। कामायनी में 2 सर्ग है, चिंता सर्ग है और श्रद्धा सर्ग। तो आप लिख जाइए, जो भी लिखना है जहाँ का है वो वहाँ पे लिख जाइए। अब एक लाइन ये लिखा, दूसरा लाइन लिखेंगे कि भाई अज्ञेय कैसे रचनाकार है, अज्ञेय का क्या महत्व है, या जिसकी है जायसी का क्या इंपॉर्टेंस है और प्रसाद का क्या इंपॉर्टेंस। ये तो हुआ कि ये पंक्तियाँ कहाँ से हैं। दूसरी लाइन है कि जो रचनाकार है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो बहुत सरल से आप जान सकते हैं कि अज्ञेय प्रयोगवाद के चिंतक हैं, नई कविता के, प्रयोगवाद और नई कविता के रिप्रेजेंट करने वाले एक हस्ताक्षर, एक रचनाकार, एक चिंतक। तो अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के प्रतिनिधि हस्ताक्षर है।
हो गया दूसरी लाइन। और तीसरी लाइन लिखा कि असाध्य वीणा कैसी रचना है या पद्मावत कैसी रचना है, इसका महत्व क्या है, रचना का महत्व बताइए। रचना का महत्व, रचनाकार का महत्व। यानी आपने संदर्भ में 3 बात लिखा। क्या लिखा? संदर्भ में 3 वाक्य लिखा। एक वाक्य लिखा कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत विचार या प्रस्तुत चिंतन, प्रस्तुत संवेदना किसकी है, कहाँ की है। फिर आपने लिखा कि वो जो रचनाकार है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तुलसी है तो तुलसी को एक लाइन में बताइए, अज्ञेय को एक लाइन में बताइए, प्रसाद को एक लाइन में बताइए। फिर रचना का इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप जानते हैं कि असाध्य वीणा क्या कहती है, सृजन के महत्व को बताती है, सर्जक की योग्यता को बताती है, इसका क्या क्वालिफिकेशन है, और जो सृजन हुआ है उसका नेचर क्या है इसको बताती है, और इसके बाद यानी इसकी प्रकृति को बताती है। इसके बाद पूंजीवादी समस्याओं का समाधान देती है, जो आधुनिक पूंजीवादी समस्या है उसका सॉल्यूशन देती है, यही देती। तो आपने एक लाइन में, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता कि जी असाध्य वीणा का इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप क्या बताते? यही बताते नहीं। अगर कहा जाए कि एक लाइन में आप बताइए असाध्य वीणा, एक लाइन में बताइए कामायनी, एक लाइन में बताइए जायसी, तो जायसी का क्या इम्पोर्टेंस? जायसी का इम्पोर्टेंस एक प्रेम कथा जो लोक स्टोरी पर आधारित है, और उद्देश्य है इश्क, मिजाजी, समन्वय और फ्यूडल सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसका विरोध करना। यही बात खत्म हो गई। जायसी को 3-4 पॉइंट अगर लिखना हो तो जायसी किस लिए जाने जाएंगे? अपनी प्रेम और उसके इम्पोर्टेंस के लिए। जब वो कहते हैं मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, बैकुंठ बाद में खोजिएगा, मनुष्य का आपसी प्रेम ही तो बैकुंठ है। यही कहना चाहते हैं वो। क्यों कहना चाहते हैं? समाज में समता हो, समन्वय हो और जगत को सत्य माना जाए। बैकुंठ का विरोध क्यों करते हैं? सामंतवाद का विरोध कर रहे हैं वो, लोक कथा का सहारा ले रहे हैं, लोक संस्कृति के साथ हैं। अब एक लाइन में उसको बता जाइए। अब इसके बाद अगर आप लिखना चाहते हैं तो फिर प्रसंग लिखिए। आपने संदर्भ लिख दिया, संदर्भ में 3 वाक्य लिखा कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं, कब की हैं, रचनाकार कौन है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और तीसरा लाइन लिखा कि रचना कौन सी है और रचना का सार क्या है। अब आपने प्रसंग लिखा, तो प्रसंग में आप कह सकते हैं कि किसने कहा है और किससे कहा है, या किस रेफरेंस में है, कौन सा रेफरेंस है इस रचना का, यानी कौन कह रहा है, किससे कह रहा है और किस रेफरेंस में कह रहा है। तो ये लाइन लिखिए। मान लिया कि प्रियंबद कह रहा है राजा से, या राजा का कथन है प्रियंबद से, या प्रियंबद अपने अतीत को याद करते हुए कह रहा है, या नागमती विरह में कह रही है, या फिर चिंता सर्ग में मनु चिंतित हैं, उस चिंतित अवस्था में उनका आत्मचिंतन है, या श्रद्धा कह रही है किससे, मनु से कह रही है। तो आप ये बताइए कि रेफरेंस कौन सा है, किससे कौन कह रहा है, कौन और किससे कह रहा है और किस रेफरेंस में कह रहा है, इसको बताइए। तो ये भी आसान है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप छोड़ दीजिए, फिर इसी में क्या कर लीजिए। मान लिया कि किसी क्षण आपको लग रहा है कि जी हमको याद नहीं आ रहा है या गलत है, तो संदर्भ प्रसंग एक साथ लिख दीजिए, हो जाएगी समस्या दूर। अब ये अगर समस्या है कि जी हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ का है, तो उसके लिए अलग सॉल्यूशन है। मेडिसिन तो हर रोग का है, लेकिन अभी वो मेडिसिन है जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी पंक्ति और कहाँ की पंक्ति है। अब तीसरा जो पैराग्राफ है तो व्याख्या का, इसमें आप कहते हैं भाव सौंदर्य। सुंदरता 2 चीज़ों की है। सुंदरता मतलब अच्छी चीज, पॉजिटिव बातें। भाव सौंदर्य, भाव सौंदर्य का मतलब है विचार सौंदर्य, इसी को कहते हैं विचार सौंदर्य।
इसी को आप विशेष कहते हैं। इसी को आप एक शब्द क्या दे देते हैं, विशेष। विशेष मतलब एक्स्ट्रा क्या है, कौन सी अच्छी बात, इसी को विशेष कहते हैं। तो आप विशेष लिखिए, भाव सौंदर्य लिखिए, विचार सौंदर्य लिखिए, वो आपके ऊपर है कौन सा शब्द आप प्रयोग करते हैं। मतलब तीनों का एक ही है। तो विचार की सुंदरता क्या है, अब कहीं से भी पूछा जा सकता है। मान लिया कि अज्ञे से पूछा गया कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। अब इस विचार का सौंदर्य क्या है। अब इसका सौंदर्य दो भागों में, एक तो सरल अर्थ, सरल अर्थ, और दूसरा सरल अर्थ का मतलब है रीड द लाइंस। यानी साधारण अर्थ, और विशेष अर्थ का मतलब है रीड द लाइंस का मतलब हुआ कि क्या कहा है, क्या कहा है और क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। यानी विशेष बात क्या है। तो भाव सौंदर्य के दो हिस्से हैं, एक तो क्या कहा है और दूसरा क्या कहना चाहते हैं। यानी रचनाकार का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, एम क्या है, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो भाव सौंदर्य के दो हिस्से हैं। तो सामान्यतः दो छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखिए इसको। यानी जो तीसरा हिस्सा है उसके दो पैराग्राफ, एक तो सरल अर्थ, अगर कविता है, अगर गद्य है तो पहला लिखने की जरूरत ही नहीं है, सरल अर्थ लिखने की जरूरत नहीं। कविता है तो सरल अर्थ लिखना पड़ेगा। जैसे आ गया कि दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, श्रद्धा कह रही है। या पद्मावत से अगर नागमती वियोग से आया या सिंघल द्वीप से आया, जो भी आया, तो उसका सरल अर्थ आप लिखिए। असाध वीणा से आया या किसी कबीर से आया, कहीं से भी आया तो लेकिन अगर गोदान से आ रहा है तो सरल अर्थ लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, अंडरस्टूड है। मान लिया स्कंद गुप्त नाटक से आया तो सरल अर्थ लिखने की जरूरत नहीं, फिर आप यही लिखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। तो ये तो समझ में आना चाहिए, बगैर इसके मार्क्स अच्छे नहीं मिल पाएंगे। ये तो जानना पड़ेगा कि रचनाकार ने ये रचना लिखा क्यों। नहीं, ये रीड बिटवीन द लाइन्स है, हर जगह ये समझना पड़ेगा। जिसको समझ में ये चीज़ आती है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति 60% के लायक है। अगर ये कम आती है तो मार्क्स कम हो जाएंगे। ये लिखना पड़ेगा। रेणु ने मैला आंचल लिखा, क्यों लिखा, अज्ञेय असाध वीणा के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं, बताइए। जैसे पूछा गया श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, और फिर कहते हैं वह तो सब कुछ की तहता थी, वह महाशून्य, वह महामौन, ये कहते हैं लास्ट में। तो इसका क्या मीनिंग है बताइए। या किसी ने कहा कि राजन मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, इसका क्या मतलब है। या हाँ मुझे स्मरण है। या मौन प्रियम्बत साध रहा था वीणा, नहीं वह स्वयं अपने को शोध रहा था, क्या मतलब है इसका, क्या ठीक। और क्या मतलब, किसका मतलब बता रहे हैं, कोई एक, किसका, श्रेय नहीं, कौन किसका बता रहे हैं। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ठीक है, नागार्जुन का शून्यवाद। और योग्यता है, क्या योग्यता है, समर्पण, ठीक है। और आगे कहना क्या चाहते हैं, ठीक बता रहे हैं आप, ठीक बता रहे, बिल्कुल सही बता रहे हैं, थोड़ा और जोड़िए तभी तो, मतलब आप कंप्लीट, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन और थोड़ा जोड़िए, और क्या कहना चाहते हैं। बीणा बजाने का क्या क्वालिफिकेशन, मतलब बीणा का मतलब क्या, बीणा बजाने का क्या क्वालिफिकेशन, बीणा बजाने से फायदा क्या बताइए। कोई सितार बजाएगा, कोई बीणा बजाएगा, कोई बांसुरी बजाएगा, तो क्या हर पे एक कविता लिखी जाएगी। बीणा बजाने का औचित्य क्या है बताइए। सृजन का, सृजन क्यों जरूरी है, सृजन से क्या मतलब। आपने सोचा कि भाई ये जो कवि हैं
ये सृजन पर बात कर रहे हैं, तो सृजन क्यों बात कर रहे हैं? 1961 का भारत है, आज़ाद भारत है। तो भारत जब आज़ाद है तो क्या कहना चाहते हैं वो? मतलब सृजन ठीक है, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, लेकिन सृजन किसके लिए? उससे फ़ायदा क्या होगा? प्रियम्बद को किसको फ़ायदा होगा? ठीक है, तो क्यों ऐसा कहते हैं? उसके पीछे लॉजिक क्या है? बात सही है कि सृजन नहीं करेगा तो पागल हो जाएगा, किसका अस्तित्व बने रहने के लिए? और मुक्ति बोध उसी समय क्या कह रहे हैं कि मध्य वर्ग, बावड़ी, अंधेरे में, यही वो समय है मुक्ति बोध। यही वो समय है जब नागार्जुन कह रहे हैं कि झूठ मूठ सुजला सुफला के गीत नव हम गाएंगे, दाल भात तरकारी जब तक नहीं पेट भर खाएंगे। नहीं, पूंजीवाद का विरोध। देखिए, जो भारतवर्ष की समस्या है, मूल बात यह है कि भारतवर्ष के कई सारे प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग डॉक्टरों ने अलग अलग दिया। मुक्ति बोध एक ऐसे चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, जो कहते हैं कि भाई दोषी मध्य वर्ग है। ये जो समस्या हुई है और समस्या से जो हम भोग रहे हैं, भारतवर्ष की जो ये स्थिति है, उस स्थिति के केंद्र में कौन है? मध्य वर्ग। ये मध्य वर्ग बावड़ी में है। बावड़ी का मतलब अवचेतन में है, इसको बाहर निकलना है, बाहर जाके संघर्ष करना है समाज में, है ना। अपने जो आत्मचेतस रूप है, सोचता रहता है विश्व चेतस, समाज, समाज की भलाई, करता कुछ नहीं। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। सैद्धांतिक रूप से वो सही है, व्यवहारिक रूप से गलत है। वो बावड़ी से बाहर ही नहीं निकलता, और बावड़ी से बाहर नहीं निकलता, उसको व्यक्ति के खतरे उठाना चाहिए। मुक्ति बोध कहना चाहते हैं कि अब न समय है, जूझना ही तय है। भाई बाहर निकलो, बाहर सर्वहारा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन पूंजीपति टगर जो है वो बावड़ी के मुंह पे ही बैठा हुआ है। सर्वहारा तो आसमानी छोर पर फैले हुए हैं। अब मुक्ति बोध चाहते हैं कि भाई मध्य वर्ग नेतृत्व ले, संभावना उसी में है, इसलिए वो ब्रह्म राक्षस का क्या होना चाहते हैं? सजल और शिष्य होना चाहते हैं। वो चिंता में है कि पिस गया वह भीतरी और बाहरी, दो कठिन पाटों के बीच। ऐसी ट्रेजेडी है नीच। अज्ञेय क्या चाहते हैं? अज्ञेय असाध्य वीणा के माध्यम से चाहते हैं कि क्यों नहीं हम भारतवर्ष के प्रत्येक यूनिट को सृजनशील बना दें। समस्या सबके सामने एक ही बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि 135 करोड़ लोग अगर प्रियम्बद बन जाए तो समस्या अपने आप सोल्व हो जाएगा। यही वो चाहते हैं, हर यूनिट प्रियम्बद बन जाए, हर यूनिट कोई ना कोई सृजन से जुड़ जाए। इसलिए वो कहते हैं कि ईश्वर भी स्वेच्छाचारी हो जाएगा जब वो भी सृजन नहीं करेगा। यानी हर यूनिट अगर सृजन से जुड़ जाए, हर यूनिट में अगर अहंग समाप्त हो जाए, श्रेय लेने की आपाधापी समाप्त हो जाए, तो भारत वैसे ही स्वर्ग बन जाए। नहीं तो हर यूनिट को क्या बनाना चाहते हैं? प्रियम्बद। इसलिए वो सृजन की बात करते हैं और सृजन को ब्रह्म से जोड़ते हैं। और सृजन के लिए अनिवार्य है कई सारी शर्तें, 5 शर्तें अनिवार्य हैं। कई सारी शर्तें उन्होंने बताई कि भाई वो कलावंत न हो। कबीर भी तो यही कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। यही बात अपने तरीके से अज्ञेय भी कहते हैं। यानी हर यूनिट को वो क्या बनाना चाहते हैं? सृजन, प्रियम्बद जैसा बनाना चाहते हैं, तो समस्या सोल्व हो जाएगी। और नागार्जुन को लगता है कि नहीं जी, हम तो पॉलिटिकल चेंज ला दें, सामाजिक आर्थिक चेंज ला दें तो समस्या सोल्व हो जाएगी। तो स्वतंत्र भारत की समस्याओं को समझने में कई लोगों ने अपने अपने तरीके से काम किया। अज्ञेय ने अपने तरीके से काम किया। अब परीक्षक को ये बताइए कि सृजन क्यों जरूरी है, प्रियम्बद क्यों बनाना चाहते हैं, सृजन का मतलब क्या है। उससे कहा कि भाई जिसके पास व्यक्तित्व ही नहीं होगा वो समाज को देगा क्या। वो चाहते हैं, मूल समस्या व्यक्तित्व के संकट की है, व्यक्तित्व के विखंडन की है। इसलिए व्यक्तित्व निर्माण, और तभी वो समाज को कुछ दे पाएगा। तो ये बात बताइए क्या कहना चाहते हैं, आगे समझ में बात। यानी मूल बात, पूंजीवादी समस्याएं क्या क्या हैं, उन समस्याओं का समाधान। स्मरण क्षमता समाप्त, बार बार वो अतीत को याद कर रहा है। जो अतीत को याद नहीं करेगा, अतीत के प्रति धन्यवाद ज्ञापित नहीं करेगा, यानी एक ऐसी पीढ़ी हो जो अतीत को गाली दे, तो उससे वर्तमान और भविष्य कैसे सुधारा जा सकता है? सुधारा जा सकता है? नहीं सुधारा जा सकता। वो बार बार कहता हाँ मुझे स्मरण है, वो तो मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। अतीत को याद, वर्तमान बार बार कहता हाँ मुझे स्मरण है, और फिर वो मौन होकर साधना करता है।
और साधना जब पूर्ण हो जाती है तो कहता है कि जी मेरा कोई क्रेडिट नहीं, अगर हर इकाई ऐसे ही करने लगे, अपने हिस्से का काम करे। लेकिन यहाँ पूंजीवादी समय में क्या है, क्रेडिट लेने की आपाधापी है। कोई व्यक्ति काम नहीं भी करता तो फोटो छपवा देता है कि जी मैंने ये काम किया। अगर ये सब समस्याओं का समाधान ये कौन चाहते हैं? तो आप इसमें लिखिए जो पंक्तियां वो क्या कह रही हैं और साथ साथ रचनाकार क्या कह रहा है। अगर इसी से जुड़ता हुआ कोई तुलना का पक्ष है, कंपेयर किसी से करना चाहते हैं तो तुलना कर दीजिए। अगर तुलना किसी और से करना है तो कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम उसी रचनाकार की कोई दूसरी पंक्ति से कर दीजिए। तो ये क्या हो गया भाव, यानी भाव सौंदर्य में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सरल अर्थ और विशेष अर्थ। विशेष अर्थ का मतलब कि रचनाकार का उद्देश्य क्या है। अब कोई कामायनी से लिख रहा है तो कामायनी से क्या मतलब? कामायनी नवजागरण 1935-36 की रचना, राष्ट्रीय आंदोलन की रचना। मनु कुछ प्रतीक में होंगे, श्रद्धा कुछ प्रतीक में होगी, चिंता यानी ईड़ा कोई प्रतीक में होगी। मनु किसका प्रतीक है? जो अभी परेशान चल रहा है, प्रलय हो चुका है, अब वो परेशानी में है। क्यों परेशानी में है? तो मनु किसका प्रतीक है बताइए? आपने पढ़ा होगा कि मनु जी है सामंती सभ्यता का प्रतीक है, देव सभ्यता जो विलासी थी उसका प्रतीक है, उस मध्य वर्ग का प्रतीक है जो अहंगवादी है, राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जुड़ता है। मनु जैविक कोष का दार्शनिक स्तर पर प्रतीक है, अभी अन्नमय कोष में व्यक्ति है, उसको आनंदमय तक हमको ले जाना है। यही है मनु। अहंगवादी है, मनु एकांतिक सोच रखता है, अपना अपने लिए जीता है, यही सब मनु है। मनु राष्ट्रीय आंदोलन का आदमी है, मध्य वर्ग है, जिसको गांधी चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में वो आ जाए। श्रद्धा भी यही चाहती है और ये होगा 1942 तक। विलासी सभ्यता का प्रतीक है, मध्यकाल का प्रतीक है, वो देव सभ्यता का प्रतीक है, विलास चिंता, इसलिए वो अपने लिए जी रहा है, इसलिए वो चिंतित है। अब उसको श्रद्धा क्या कहती है? प्रलय हुआ है, नया निर्माण होगा, यही श्रद्धा कह रही है कि भाई दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, नई सुबह आएगी। दुख है, गुलामी है, अब हम नया भारत बनाएंगे, यही सब बातें हो रही है। नवजागरण की बात हो रही है। उसके लिए वो क्या चाहते हैं कि शक्ति समन्वय हो, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, तो शक्तियों का समन्वय कर लिया जाए। यही शक्तियों की बात राम की शक्ति पूजा में निराला भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। तो कहना यानी कहना क्या चाहते हैं ये जरूरी है। जायसी जो कहना चाहते हैं या किसी की भी जो व्याख्या है, तो भाव सौंदर्य में आप क्या लिखते हैं कि सरल अर्थ। ये समस्या आ सकती है कि सरल अर्थ कई बार न समझ में आए। पूरा मान लिया 4 लाइन दिया हुआ है और हमको समझ में कम आ रहा है, तो उस समय क्या करें? इसको आप छुपा लें। मान लिया कि अगर हमको 30 शब्द लिखना है, 3 लाइन लिखना है, तो एक ही वाक्य लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि जी हमको इसका मीनिंग नहीं पता चल रहा है। तो मीनिंग नहीं पता चल रहा है तो क्या करेंगे? आप गलत लिखेंगे। गलत बिल्कुल नहीं लिखना है, लेकिन इसको कम लिख के इसको तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसको तो बढ़ा सकते हैं कि रचनाकार कहना क्या चाहता है। केवल ये लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रचनाकार की। एक बार असाध्य वीणा से पूछ दिया गया 1 पेज की व्याख्या, आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर, सिविल से वहां पूछा गया, पूरे 1 पेज की व्याख्या पूछ दी गई। कौन सी? तो राजा ने अलग सुना, रानी ने अलग सुना। अब वो जो सुनने वाली प्रक्रिया है अलग अलग, पूरा 1 पेज पूछ दिया गया। बच्चे परेशान कि सर सरल अर्थ लिखने में ही लग जाएंगे 200 शब्द। तो क्या सरल अर्थ लिखना था? उतना नहीं लिखना, तो 1 लाइन का था कि सृजन, संगीत और फिर उसके बाद अलग अलग अनुभवन, अलग अलग लोगों ने रिसीव किया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। सबने अलग अलग संगीत सुना। जो भूखा था उसको अलग महसूस हुआ, जो रानी थी उसको अलग महसूस हुआ, सबको अलग अलग महसूस हुआ। तो इस पर कम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अगर ये कम है तो अंक कम आएंगे। रचनाकार क्या कहना चाहता है ये तो आपको बताना ही पड़ेगा अच्छे अंक के लिए। और
तुलना कर दें तो और अच्छी बात, कि ऐसे ही विचार किसी और से तुलना, तो कहीं कहीं लिख लीजिए आप। जैसे मान लिया कि अब तो बहुत कम समय है, लेकिन आप 40-50 शब्दों में कोर बात लिख लीजिए कि आखिर कबीर का मतलब क्या, कहना क्या चाहते हैं, जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं, मुक्ति बोध का कहने का 5 तो पॉइंट होगा। आप सोचिए कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं और हमसे कोर बात पूछी जा रही है कि मुक्ति बोध क्या कहना चाहते हैं, 5 लाइन बताइए। अगर ये बता देते हैं तो प्रश्न लिखने में भी सही हो जाएगा और व्याख्या लिखने में भी आसानी हो जाएगी। तो इतना पता होना चाहिए कि कोई उद्देश्य तो होता है, कि अगर कोई जयशंकर प्रसाद लिख रहा है तो कुछ तो उद्देश्य होगा। कोई आदमी कह रहा है केवल सरल अर्थ लिखे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो केवल बेकार की बातें लिख रहा है। नहीं, तुलसी ने रामचरितमानस लिखा, क्यों लिखा, जरूरत क्या थी, 1574 की रचना है, तो तुलसी कहना क्या चाहते हैं। गोदान लिखा प्रेमचंद ने, रेणु ने मैला आंचल लिखा, महाभोज लिखा गया, तो कुछ तो सोच के लिखा होगा मनु भंडारी ने। यशपाल ने लिखा भारत आज़ाद होने वाला है, पूर्व संध्या पर 1945 में यशपाल एक उपन्यास लिख रहे हैं दिव्या नाम का, क्या कहना चाहते हैं, नया भारत कैसा चाहते हैं, कौन सी हिंदुस्तानी आधुनिकता पर बात कर रहे हैं। यानी रीड बिटवीन द लाइंस, ये आपको जानना पड़ेगा किसी को आंसर लिखने में, यानी मूल बात, उसके पीछे का अर्थ, जिसको कहते हैं 2 लाइनों के बीच कुछ छिपा हुआ है, तो क्या छिपा हुआ, ये जानेंगे तो। और यही परीक्षक जानना चाहता है कि आपने रटा है। मान लिया आपने लिख दिया कि जी अस्तित्ववाद है, क्या अस्तित्ववाद, 2 शब्द जोड़ देने से क्या अंक मिल जाते हैं, नहीं। 1961 का भारत, क्या कहना है अज्ञे का, नहीं। अगर जैसी लोक संस्कृति पर बात करें तो क्यों कर रहे हैं लोक संस्कृति, जरूरत क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आप समझ गए, व्याख्या में भाव सौंदर्य लिखना। अब इसके बाद कौन सा बिंदु आता है, चौथा बिंदु आता है शिल्प सौंदर्य का। सुंदरता के 2 एस्पेक्ट हैं, नहीं, सुंदरता क्या होती है, 2 चीजों में होती है, एक विचार में और दूसरा दिखने में सुंदर। नहीं, शिल्प का मतलब क्या है, बनावट। शिल्प का मतलब है जो बाहरी स्ट्रक्चर। कई बार हम समझाने के लिए कहते हैं कि जब लड़की देखने आप जाते हैं या कोई लड़की वाला लड़का देखने जाता है तो क्या देख के आता है। अब तो फोटो ट्रांसफ़र हो जाता है, पहले लोग देखने जाते थे 4-5 लोग, वृद्ध लोग लड़की को या लड़का देखने जाते थे शादी के लिए। तो लड़की देखने जाते थे तो वहाँ से जब लौट के आते लोग पूछते थे कैसी थी, तो उन्होंने अपना बताया जो भी है। फिर लोग पूछता थे अपने घर में जो लड़की है उससे तुलना करके बताइए, क्योंकि लोग फोटो ट्रांसफ़र नहीं होता था, अब तो बहुत इजीली हो जाता है। तब वो बताता था तुलना, यही तो तुलना किया गया, नहीं। और जो आप क्या देख के आते थे, शिल्प देख के आते थे, नहीं कि कैसी है। संवेदना तो बाद में पता चलता है जब शादी होके आती है कुछ दिन के बाद, नहीं। या लड़के, भाई राम जैसा लड़का है, ठीक है, शिल्प है, लेकिन राम कब रावण बन जाए ये संवेदना तो बाद में पता चलेगा। तो शिल्प का मतलब क्या है, आउटर जो स्ट्रक्चर है। तो शिल्प में क्या क्या है, तो आप लिखिए कि भाषा कैसी है, प्रतीक क्या है, बिंब क्या है, शब्द कौन सा यूज किया गया, शैली कौन सी यूज की गई। अब मुक्ति बोध लिख रहे हैं तो फैंटेसी शैली में लिख रहे हैं जी, प्रतीक, बावड़ी कोई प्रतीक होगा, ब्रह्म राक्षस कोई प्रतीक होगा, अज्ञे होंगे तो प्रियम्बत कोई सिंबल होगा। इन्होंने कहा कि वीणा बजाना, वीणा किसका प्रतीक है, सृजन का प्रतीक है। उन्होंने एक शब्द लिया वीणा, वीणा की जगह कुछ भी ले सकते थे। वीणा असाध्य है, कोई भी लक्ष्य क्या होता है, असाध्य होता ही। उसके लिए साधक को क्या क्या करना पड़ता है, यही वो बता रहे हैं, साधक की क्या क्या योग्यता होती है। तो असाध्य वीणा का मतलब क्या है कि जो लक्ष्य है वो क्या है, असाध्य। आपके लिए भी यूपीएससी वीणा है, नहीं, आपके लिए वीणा क्या है, जो आसान नहीं है, असाध्य है, जो कलावंत नहीं साध सकता। जब वो कहता है प्रियम्बत कि राजन मैं तो कलावंत हूँ नहीं, तो आज भी वीणा, यूपीएससी अगर वीणा है तो उसको साधेगा कौन, जो प्रियम्बत जैसी योग्यता रखेगा। तो वीणा का मतलब क्या है, उद्देश्य। तो अब ये शिल्प की बात
आपने लिखा, तो अगर इसमें से कोई 5-6 बिंदु जानते हैं तो लिखिए बिंब क्या है। अगर कोई प्रतीक लिखता ही नहीं, अब केवल लिख देता है कि प्रतीक नया है, तो बात बनी क्या? परीक्षक जान रहा है कि इसको नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसे ही लोग लिखते हैं ना। इसमें नया बिंब है, अरे कौन सा बिंब है बताओ तो सही। यानी आप परीक्षक को क्या कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा असाध वीणा किसका प्रतीक है, मनु किसका प्रतीक है, श्रद्धा किसका प्रतीक है, बताना पड़ेगा। यानी किसके लिए वो आया है। राम की शक्ति पूजा में राम का मतलब क्या, बताइए। महाभोज है तो कैरेक्टर कोई सिंबल को व्यक्त कर रहे होंगे। शब्द कौन सा लिया गया, शैली कौन सी ली गई। मान लिया कि कोई कहानी नई कहानी है, कोई फ्लैशबैक शैली में होगा, इसका स्टोरी में बिखरा हुआ होगा। मैला आंचल है तो स्टोरी बिखरी हुई है, घटनाएं बिखरी हुई हैं, आंचलिक नजरिया है। क्यों आंचलिक नजरिया है? अब ये सब शिल्प की बात। अब फिर लास्ट में आप क्या लिखते हैं? प्रासंगिकता। आखिर इन पंक्तियों का रिलेवेंस आज के 21वीं सदी में क्या है? आज कोई रिलेवेंस तो होगा नहीं। 1954 की रचना लिखी गई या 1574 में रचना लिखी गई, जैसी 1540 में लिख रहे थे, तो आज उसका रेलिवेंस क्या है? तो प्रासंगिकता पर 1-2 लाइन लिखिए। अब जाकर के व्याख्या क्या हो गई? पूरी हुई। तो अब इस व्याख्या में कितने अंक मिलेंगे? अगर ये सारा लिखेंगे और इस सबको समेट करके कितने में लिखना है बताइए? 10 अंक की व्याख्या है तो 150 शब्दों में लिखना है। 150 शब्दों में लिखना है। तो संदर्भ और प्रसंग एक साथ लिखिए। यहाँ पर 30 शब्द लिखिए। संदर्भ प्रसंग में 3 लाइन लिखेंगे, मैक्सिमम 30 शब्द। ज़्यादा शब्द खर्च कहाँ करना है? भाव सौंदर्य पर। यहाँ पर 30 शब्द खर्च करेंगे, पॉइंट फॉर्म में लिखिए। लेकिन लिखिए जरूर। शिल्प अगर नहीं लिखते, बहुत सारा मैंने कॉपी जांचते हुए महसूस होता है, विशेष लिखा, शिल्प गौण कर दिया, या एक आध कोई पॉइंट लिखा। बिंब का मतलब है जब हम इंद्रियों से भाषा को महसूस करें। हमारी इंद्रियां है ना, आँख है, तो आँख से भी हम भाषा को महसूस करते हैं, हर चीज़ को महसूस करते हैं। जैसे आप अतिथि बन के गए, खाना आया तो सबसे पहले खाने तो नहीं लगते हैं, आपकी आँखें पहले खाना को खाती हैं। नहीं, गर्म है। अब प्रेमचंद के शब्दों में गोल गोल सुवासित पूड़ियाँ, तो देख करके आपको अभी से ही क्या कुछ आया समझ में? गोल गोल पूड़ियाँ आ गया। तो आ गया कि नहीं? आंखों के सामने एक, तो इसको क्या कहेंगे? दृश्य बिंब कहेंगे। आंखें महसूस करती हैं, नहीं, जीभ महसूस करता है, कान महसूस करता है। हाथियों का चिघार रहा हो युद्ध और आपके सामने आवाज आई, ध्वनि लड़ रही अपनी ही प्रतिध्वनि से। यहाँ घ्राण बिंब है ना, या स्वाद बिंब। जैसे कहा, सुनते ही जोग लगत ऐसे, मानो करुई ककड़ी। योग सुनते ही सूरदास लिखा, ऐसा लगा जैसे कड़वा ककड़ी खा लिया, मुंह तीखा हो गया। ये कौन सा बिंब है? स्वाद बिंब। यानी हम भाषा को जब इंद्रियों से महसूस करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? भाषा एक चित्र बनाती है। और इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि बिंब भी ग्रहण होता है। अगर बिंब नहीं है तो बहुत दूर तक कैरी नहीं करेगी वो भाषा। यानी आपके सामने अगर आंखों से आपने महसूस नहीं किया, बिंबों से महसूस नहीं किया, बिंब कहाँ से आएंगे? तो एक जिसका अनुभव बड़ा होगा, बिंब वहाँ बड़े होंगे। नेचर से आएगा, प्रकृति से आएगा, समस्या क्षेत्र से आएगा, लोक जीवन से आएगा। और जिसका लोक जीवन में अनुभव ना हो, प्रॉब्लम से कोई वास्ता ना हो, उसको बिंब कहाँ से आएगा? आप देखेंगे कि रीति काल में बिंब कम हो जाएंगे, ब्रज भाषा में बिंब कम होंगे, भाषा मर जाएगी धीरे धीरे। तो बिंबों से भाषा की शक्ति बढ़ती है। सूरदास की हर लाइन में बिंब होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि लोक जीवन, और लोक जीवन से उदाहरण भी लेंगे। तो बिंब का मतलब क्या हुआ? कहाँ से आएगा बिंब? लोक जीवन से, अनुभव क्षेत्र से, समस्या क्षेत्र से, है ना। और बिंबों का फायदा क्या होगा? भाषा की शक्ति बढ़ेगी, अर्थ का विस्तार होगा, है ना, अर्थ की संभावनाएं बढ़ेंगी, और भाषा यानी उस रचना की उम्र लंबी होगी। नहीं, लोक जीवन में वो गहरे पैठ करेगा। ठीक, तो ये सब लिखिए। फिर लास्ट में प्रासंगिकता लिखिए। हर रचना की कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तो रेलिवेंस होगा। मान ले कि गोदान पढ़ रहे हैं तो होरी है, किसान है, 1936 का किसान है, साम्राज्यवाद है,
उस समय गाय नहीं रख पा रहा। आज किसानों की स्थिति क्या है? करंट से जोड़ दीजिए। नहीं, अगर मैला आंचल रचना है और उन्होंने कहा कि रोग के मुख्य कीटाणु है गरीबी और अशिक्षा, आप बताइए कि जीडीपी का आज सरकार कितना खर्च करती है? रोग के कीटाणु तो पकड़े हुए हैं। नहीं, रेणु ने 1954 में पकड़ा कि भाई रोग के कीटाणु हमने पकड़ लिए, अब शोध वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया मलेरिया पर शोध। रोग के कीटाणु रेणु ने पकड़ के दिए आपको और कहा कि भाई शिक्षा पर क्या कीजिए, बजट बढ़ाइए। आज बताइए कि शिक्षा पर बजट खर्च हो रहा है, कितना हो रहा है, या किसी और पे खर्च हो रहा है? कितना हो रहा है एजुकेशन पर? कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो कमेटी ही कह रही है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, है ना? तो रोग पे खर्च ही नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं और खर्च हो रहा होगा। यानी एक ऐसा विद्यार्थी जिसको घर से मिला है 10,000 रुपया, उसको कहीं और वो खर्च कर रहा है। नहीं भाई, भारत सरकार भी को एक विद्यार्थी मान लें और सारा टैक्स जनता का, गार्जियन का है, तो टैक्स का पैसा कहाँ खर्च कर रही है? इसका मतलब कि घूमने में खर्च हो रहा है, नहीं सिनेमा देखने में खर्च हो रहा है। तो भारत सरकार भी घूमने में खर्च कर रही है, सिनेमा देखने में खर्च कर रही है, नहीं यानी मूल बात पे किताब खरीदने में खर्च नहीं कर रही है, स्कूल बनाने में खर्च नहीं कर रही है। तो इसका मतलब वो विद्यार्थी सही है गलत? बताइए। तो भारत सरकार को अगर विद्यार्थी मान लिया जाए, वो पढ़ाई में खर्च नहीं कर रही है, तो क्या कर रही है? तो रिजल्ट होगा। तो प्रासंगिकता बताना, भारत दुर्दशा है, तो भारत दुर्दशा के तो अब और ज़्यादा दुर्दशा के आंतरिक कारण, बाहरी कारण, प्रासंगिकता लिखिए। इसमें कोई सवाल है कि भाई व्याख्या लिख लेंगे? अब पूछिए। हाँ, ये भी बात सही है कि मान लिया कि पता ही ना चले, बिल्कुल सही है। हाँ, ऐसा हो सकता है, एक आध दो जगह सबसे होती है गलती, है ना? ऐसा नहीं कि कोई बहुत परिपक्व है, हम सब तैयारी की दिशा में हैं और किसी से भी गलती हो सकती है। तो गलतियां कहाँ कहाँ होंगी उसको लोकेट कीजिए। जैसे एक गलती कविता वाला जो है वो दिव्या में भी है, स्कंदगुप्त में भी है, कविता क्या है उसमें भी है, गोदान में भी है। अब वहाँ गलती हो जाती है, तो अगर वो गलती हो गई, या एक दुनिया समानांतर का कोई स्टेटमेंट है, 22 कहानियां हैं जी कोर्स में, 22 कहानियां, अब सबका स्टेटमेंट कैसे याद रखा जाए? गलती हो जाना सोचो, बहुत पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, ऐसे तैयार करना है, बहुत सारा काम करना है। तो उसमें एक तो ये समस्या है कि मान लिया कि कहाँ कहाँ से दिक्कत है, तो इस दिक्कत में एक तो उस फेज से निकल, जो अगर प्राइमरी स्तर पर होते, प्रारंभिक स्तर पर होते, तो एक बार रचना को फिर से पढ़ लेते, तो अब वो समय भी नहीं है पढ़ने का। अंडरलाइन किया है तो एक बार नज़र से पन्ने पलट लीजिए, तो उससे एक आत्मविश्वास हो जाएगा। दूसरा समाधान, तीसरा समाधान ये है कि अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं आप और समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि गद्य है यानी खड़ी बोली है, ब्रज तो नहीं है, अवधि तो नहीं है, गद्य है, इसका मतलब क्या है? खड़ी बोली की रचना। दूसरा, इतना समझ में आ जाएगा कि कोई उपन्यास है, नाटक है या कहानी है, कि ये भी नहीं समझ में आएगा। आ सकता है, मतलब इतना तो आ जाना चाहिए कि भाई कोई कहानी होगी एक दुनिया समानांतर की, इतना तो आ जाएगा, या कोई निबंध होगा, निबंध निलय से होगा। चलिए, अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो ये तो लिख लेंगे कि भाई प्रस्तुत जो गद्यांश है वो खड़ी बोली हिंदी की प्रतिनिधि रचना या रचनाकार। अब नाम नहीं आपको लिखना है, लेकिन उसका भाव तो समझ में आ रहा है ना? तो संदर्भ प्रसंग, आप दो विकल्प हैं, या तो गलत लिखें, गेस करें, या ना लिखें। तो लिखिए, संदर्भ प्रसंग काट दीजिए और लिखिए, खड़ी बोली हिंदी की इस अभिव्यक्ति में या इस स्टेटमेंट में या ये विशिष्ट कथन में ये कहा गया है। क्या कहा गया है भाई? तो कविता करना आनंद पुण्य का फल है, ये तो लिखा हुआ है ना। अब आपने तीनों का सार लिख दिया। प्रेमचंद कविता में क्या कहते हैं उसमें लिख दिया, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। कविता का मतलब ये है कि वो क्या करे, ऊर्जा दे, वो लोगों को पॉजिटिव तरीके से सोचना सिखाए। अगर इतना ही बना के लिख दिया, तब भी कम से कम जो जीरो दे रहा था
और फिर शिल्प तो लिख ही सकते हैं, तो शिल्प तो दिखाई देता रहता है। भाषा कैसी है ये तो देखना नहीं है, भाई खड़ी बोली है, तत्सम शब्द है ये देखना नहीं, वो तो कविता बता ही रही है, स्टेटमेंट बता ही दे रहा है आपको, ये तो नहीं पूछ रहा है किसका है, नहीं सूत्र शैली में है ये तो बता ही रहा है, संकेत में है ये बता ही रहा है, कोई फिलॉसफी है तो बता ही रहा है, वो तो वाक्य देख के पता चलेगा। शिल्प का मतलब क्या है, आउटर सरफेस और उसकी प्रासंगिक। तो आपने क्या छोड़ा, संदर्भ प्रसंग केवल छोड़ा है, इतना ही छोड़ा है, बाकी आपने भाव सौंदर्य भी लिखा है, शिल्प सौंदर्य भी लिखा है, उसका रेलिवेंस भी लिखा है, यानी 80% लिख दिया है। परीक्षक को पता चल जाता है कि जी इसको नहीं आ रहा था, लेकिन वो उतना क्षमा कर देता है। फिर 10 अंक वो कितना दे देगा, 4 तो दे ही देगा, 4.5 दे देगा अगर हैंडराइटिंग भी सुंदर है, तुलना भी सुंदर है। तो एक तो 0 मिल रहा था, दूसरा क्या मिल रहा है अब। लेकिन अगर कहीं कंफ्यूजन है तो बिल्कुल गलत ना लिखे, गलत लिखना गुनाह है, ना लिखना गुनाह नहीं। तो आप क्या कीजिए कि संदर्भ प्रसंग को छोड़ करके बाकी जो वो कुछ कह रहा होगा, पंक्तियां कुछ कह रही होंगी, उसके बारे में लिख जाइए। लेकिन वो लिखिए सामान्य रूप से, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि कोई दिव्या की बात लिख दीजिए, तो फिर हो सकता है दिव्या से ना हो, तो गलत हो जाएगा। आप उस सामान्य उसको सामान्य के स्टेटमेंट समझिए और उसका मीनिंग बताइए। स्पष्ट हुआ, ये करना। और कोई सवाल? लेकिन प्रश्न नहीं छोड़ना है, प्रश्न छोड़ेंगे तो एक एक अंक कीमती है। और सृजन करना का मतलब है, आपने गांव में कहावत सुना होगा, खाली दिमाग शैतान का, सुना है? क्या मतलब है इसका? काम नहीं करेगा तो क्या करेगा वो? खुराफात करेगा। हाँ, तो भारतवर्ष का 135 करोड़ लोग अगर खाली बैठ जाए तो क्या करेगा? खुराफात करेगा। अब ये चाहते कि हर यूनिट कोई ना कोई काम से जुड़ जाए, हर यूनिट कोई ना कोई सृजन से जुड़ जाए, कोई कंस्ट्रक्टिव थॉट से जुड़ जाए, कोई कंस्ट्रक्टिव एफर्ट से जुड़ जाए, यही तो चाहते हैं वो। भाई वो प्रयोगवाद में क्या कहा गया, हर यूनिट महत्वपूर्ण है। मैं शब्द से शुरू करता हूँ, अंत में शब्द ही बचे रह जाते हैं। वो कहते हैं यूनिट पर बल देते हैं। तो सबकी समस्या अलग अलग है, इनकी समस्या अलग है, इन्होंने नहीं पढ़ा सादे बीणा, उनकी समस्या अलग है, वो उनको मुख्य परीक्षा देना है। तो हर यूनिट पर क्यों नहीं विचार करें, उनकी समस्या अलग, उनकी समस्या अलग, इनकी समस्या अलग। तो इसलिए प्रयोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं जी, एक्सपेरिमेंट की करेंगे, हर यूनिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हर गांव इम्पोर्टेंट, हर एक गांव की अलग अलग समस्या होगी, ठीक है। तो 135 करोड़, लेकिन सब कम से कम कंस्ट्रक्टिव थॉट से तो जुड़ें, सब प्रियम्बत जैसा तो हो जाए, और प्रियम्बत जैसा हो जाएंगे तो भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो सृजन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंस्ट्रक्टिव एफर्ट है ना, उससे जुड़ जाए। तो उससे जुड़ेगा तो व्यक्ति और समाज और राष्ट्र क्या होगा, बेहतर हो जाएगा। अब बीड़ा से मतलब नहीं, बीड़ा तो एक सिंबल है, कुछ भी बजाइए, कोई क्रिकेट ही खेल रहा है, कोई झाड़ू ही लगा रहा है, उसमें भी तो फर्स्ट डिवीजन ला सकता है। नहीं भाई, ईश्वर ने जो काम दिया है, ईश्वर ने आपको जो काम दे दिया, मान लीजिए किसी को काम मिल गया झाड़ू देने का, तो मन से लगाए, वहां भी 75% मार्क्स लाए, नहीं ला सकता क्या? एक हुआ कि नहीं जी, काम हमको जो मिला उसी की निंदा कर रहे हैं। भाई आपको पढ़ने का काम मिला, किसको सितार बजाने, कोई क्रिकेट खेलेगा, कोई टमटम हाँकेगा, हर काम, हर व्यक्ति कोई न कोई सृजन से जुड़े, कोई न कोई कंस्ट्रक्टिव थॉट से जुड़े, नहीं तो खाली दिमाग क्या होगा, शैतान का। अगर हर आदमी अहंगवादी हो जाए, सोचिए, तो कहता है कि राजन मैं तो कलावंत हूं नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी आए, बीड़ा नहीं साध पाए, क्यों क्यों नहीं साध पाए? इसलिए नहीं साध पाए कि वो अपने ज्ञान पर क्या रखते थे, घमंड करते थे। अगर सब लोग क्रेडिट लेना शुरू करें, काम किया नहीं और क्रेडिट लेने की आपाधापी हो जाए, और आगे क्या कह रहे हैं कि भाई श्रेय नहीं कुछ मेरा, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, तुम्हारा ही तो दिया हुआ था संगीत। प्रियंबद ने क्या कहा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वह तो सब कुछ की, वो तो सब उसी का था, संगीत तो उस वीणा का था, मैंने क्या किया। अगर ये भाव हो जाए, कर्ता होने का घमंड हट जाए और केवल समाज कल्याण की बात हो, तो समाज ऐसे ही बेहतर हो जाएगा।
अज्ञेय जानते हैं कि आज के पूंजीवादी समय में आपाधापी है क्रेडिट लेने की, काम किया नहीं श्रेय लेना, हर क्षेत्र में, नहीं पॉलिटिक्स में तो और ज़्यादा, भाई सब जगह मेरा ही फोटो होना चाहिए, काम हुआ नहीं, अज्ञेय क्या कहते हैं जी, हम मेरा कोई, कबीर भी तो यही कहते हैं, भारतीय संस्कृति में भी तो यही है, मेरा कुछ मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, सुना होगा गीत भी, तेरा तुझको सौंपता, यही तो प्रियम्बस सौंप रहा है कि तुम्हारा ही तो था संगीत, उसी सृजन, संगीत तो तुम्हारे अंदर ही था। अगर ऐसा ही भाव हो जाए तो यानी अज्ञेय चाहते हैं समाज राष्ट्र का कैसे विकास होगा, तो हर यूनिट प्रियम्बत के रूप में बनना, हर यूनिट को कंस्ट्रक्टिव बनाना है। अगर व्यक्तित्व ही नहीं होगा, इसलिए एक बार सवाल भी पूछा गया कि असाध्य वीणा की मूल समस्या व्यक्तित्व की समस्या है, व्यक्तित्व निर्माण की समस्या है। अगर सब में कोई ना कोई व्यक्तित्व, कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव थॉट होगा, प्रियम्बत का कुछ भी गुण होगा, तो समाज क्या होगा, बेहतर होगा। मुक्ति बोध को लगता है कि नहीं जी, हर यूनिट जो है, मेरा जो मध्य वर्ग है वो कहाँ छुपा हुआ है, वो बात तो करता है विश्व चेतस की, लेकिन और ज्ञान बहुत है उसके पास, पढ़ता बहुत है मध्य वर्ग, नहीं पढ़ते हैं कि नहीं, सुमेरी बेबीलोनी सभ्यताओं से लेकर मधुर वैदिक ऋचाओं तक, वो तब से लेकर मंत्र थ्योरम सब पढ़ जाता है, मार्क्स एंजल टोएनबी सबको पढ़ जाता है। नहीं, कितना पढ़ते हैं हम लोग, इथिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लेकिन पढ़ने का मतलब क्या, पढ़ने से दो चीज जुड़ा हुआ है, एक सिद्धांत और दूसरा व्यवहार। अगर पढ़ने का व्यवहारिक अर्थ भी हो, हम लिखते तो रहते हैं कि सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन काम क्या करते हैं, इसका मतलब है कि व्यवहार अलग है, सिद्धांत अलग है। मुक्ति वो चाहते हैं, इसलिए ब्रह्म राक्षस की ध्वनि लड़ रही अपनी ही प्रतिध्वनि से यहाँ, और कैसा बना रही, उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में विकृताकार कृति बना रहा है। उद्भ्रांत शब्द है भाई, मीनिंगफुल तभी होगा ना जब वो बावड़ी से निकलेगा और व्यक्ति के खतरे उठाएगा, लेकिन वो तो कह रहा है कि नहीं जी, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, पढ़ लेता है बहुत, ध्वनि लड़ रही अपनी ही प्रतिध्वनि से यहाँ। लेकिन चलिए, वो बावड़ी में एफर्ट कर रहा था, तो मुक्ति बोध कहते हैं जी, सैल्यूट तुमको भी, तुम गुरु हो, हम तुम्हारा क्या बनना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं सजल शिष्य। सजल शिष्य का मतलब है संवेदनशील शिष्य, जो उसकी भावनाओं को, भावनाएं तो अच्छी थी ही, ठीक है वो असफल हो गया, लेकिन उसकी भावनाएं अच्छी थी, वो चाहता था विश्व चेतस बनना, उसके उस स्वप्नों को हम क्या करेंगे, आगे साकार करेंगे। ठीक है, कौन से टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत आई, प्रासंगिकता का मतलब क्या है। अगर यहाँ प्रासंगिकता का मतलब है कि आज के दौर में प्रश्न ऐसे रहते हैं, प्रासंगिकता के किसी पर भी आ सकता है, कामायनी पर आ जाए, कबीर पर आ जाए, जायसी पर आ जाए, किसी पर आ जाए, तो प्रासंगिकता का 3 मतलब है। एक तो युग बोध, दूसरा वर्तमान बोध, और तीसरा भविष्य बोध। तो प्रासंगिकता का ये 3 मतलब है। यानी अगर ये सवाल भारत दुर्दशा से आए, या जायसी से आए, या कबीर से आए, या स्कंदगुप्त से आए, या महाभूत से, किसी से भी आए, किसी से भी आए, तो इसका मतलब क्या है, युग बोध। युग बोध का मतलब भारत दुर्दशा अगर है तो 19वीं सदी की रचना है। नहीं, अगर कोई जायसी लिख रहे हैं तो जायसी की प्रासंगिकता क्या होगी, युग बोध का मतलब 16वीं सदी। वो तो अपने समय को देख के लिख रहे थे। जायसी ये थोड़े सोच के लिख रहे थे कि कोई 21वीं सदी में यूपीएससी का एग्जाम मेरे को पढ़ करके देगा, ऐसा सोच के तो नहीं लिख रहे थे, तो युग बोध की बात कर रहे थे। रामचरितमानस लिखा गया 16वीं सदी, तो रामचरितमानस तुलसी अपने समय को देख के लिख रहे थे, है ना। अभी आप पढ़ रहे हैं, अपने समय को देख के पढ़ रहे हैं। 2020 में अलग बात, 2022 में अलग बात, 2050 में हो सकता है कि सारा पोस्ट कहाँ चला जाए, लेटरल एंट्री से भरा जाए, तो पढ़ने का औचित्य ही न रहे।
है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 16वीं सदी स्कंदगुप्त लिखा गया तो 1928 में। महाभोज पूछा गया तो महाभोज कब लिखा गया बताइए? 1970 का दशक, 80 का दशक, 1979 में लिखा गया। तो अपने 70-80 का दशक का चेहरा महाभोज मन्नू भंडारी के पास था। उस समय की समस्याओं का आभास था। लोग 10 साल आगे पीछे। वर्तमान बोध का मतलब 21वीं सदी। भविष्य बोध तो समझ ही रहे हैं कि आगे। तो जब कोई प्रासंगिकता का सवाल आए तो ये तीनों पर बात करनी। उस समय की स्थिति, भारत दुर्दशा या जयसी या कबीर या तुलसी अपने समय में, रामचरितमानस की उपयोगिता 16वीं सदी में क्या है, आज क्या है, 21वीं सदी में क्या है, और भविष्य में विचार है ना, वो थॉट है। महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग 600 BC में, तो 600 BC आज भी तो उपयोगी है। जो उनके विचार हैं, मध्यम मार्ग की जो थ्योरी आई, तो आज भी उपयोगी है। तो विचार अपने अपने समय के अंतराल को भरते हुए, सार्वकालिक होते हुए, सार्वदेशिक होते हुए, अलग अलग। गांधी जी ने बात की अहिंसा की तो अपने समय में की, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है वो तो रहेगा सार्वकालिक रूप से प्रासंगिक। तो प्रासंगिकता का ये तीनों मतलब लिखना है। क्लियर हुआ? हो जाएगा। मान लिया कि महाभोज आपने पूछा, तो महाभोज में क्या है? महाभोज में समस्याएं बहुत सारी हैं। आप देखिए, विधायिका की समस्या है। विधायिका में दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों वैसे ही हैं, चाहे वो दास साहब हों चाहे सुकुल बाबू हों। नहीं, मन्नू भंडारी क्या कहना चाहती हैं? एक तरफ दास साहब हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरी तरफ विपक्ष में कौन है? सुकुल बाबू है। सुकुल बाबू ने अभी अंगूठी पहना है और देखो रंग लाया। नीलम तो अभी ही पहना है, और बीसू की मौत जैसे लगता है कि थाली में परोस करके आ गई। ये सुकुल बाबू सोचते हैं, और सुरा और सुंदरी से उनको परहेज नहीं। तो ये है विपक्ष। और एक तरफ पक्ष वाले कौन हैं? जो पत्रकारिता को खरीदे हुए हैं और कहते क्या हैं कि पत्रकारिता को तो आज़ाद रहना ही चाहिए, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, सजग आंख है। और दूसरी तरफ परोक्ष रूप से वो क्या करते हैं? पत्रकारिता उनके कदम ताल पे रहती है। नहीं, हत्या की खबर कब आत्महत्या में फ्रंट पेज पे छप जाती, और दत्ता साहब करते क्या है? 2 लाइन लिखते, 4 लाइन काटते। क्यों भाई? तो उनको दास साहब की नज़रों से लिखना। तो ये विधायिका, पत्रकारिता और कार्यपालिका। प्रमोशन हो जा रहा है, बिना बारी के प्रोन्नति हो जा रही है। गहने हैं, पार्टी चल रही है, और लकदक कपड़ों में उनकी स्त्रियां भी पैग लेती हुई भ्रष्टाचार पर बात कर रही हैं। ये सब व्यंग है। कार्यपालिका और अपराध, जोरावर। अब इसमें कहाँ गया बीसू? कहाँ गया संविधान? कहाँ गया कानून? कहाँ गया अंतिम व्यक्ति? गांधी का स्वप्न, कहते थे कि भाई अंतिम व्यक्ति, लाइन का अंतिम खड़ा व्यक्ति। बीसू की हत्या हो गई है कि कर दी गई है, या करवा दी गई है? बताइए, करवा दी गई। उस हत्या में जेल कौन भेजा गया? जिंदा नहीं। उसका कसूर क्या था? बेरोजगार था, लोगों को शिक्षित करता था, पढ़ाता था। नक्सली कह करके जेल से रिहा किया गया, मार दिया गया। जोरावर है, मारने वाला। और बाकी थानेदार भी क्या कहता, बिंदा क्या कहता, सब रिपोर्ट तो पहले से बनी हुई है, पत्रकारिता बिकी हुई है। तो बीसू करेगा क्या? बीसू की हत्या हो गई है, उसका फादर धन्य है, गाड़ी में बैठा लिया है दास साहब ने। अब बड़ी ये तो समस्याएं हैं ही, इसके साथ साथ गरीबी भी है, इसके साथ जातिवाद भी है, इसके साथ चुनाव की समस्या भी है। चुनाव में टिकट किसको मिल गया बताइए? जो दरी बिछाता है वही तो विधायिका कानून बनाएगा। लखन को टिकट मिला है, दास साहब का आदमी, उसका काम क्या है और उसकी समझ क्या है? दरी बिछाता, सेवा करता। अब जब नागार्जुन कह रहे थे
कि सिंडिकेटी प्रभुओं के पग धुरी झाड़ के लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के, दांत ज्यों खिले हैं दाने अनार के, आए दिन बहार के। तो लखन के बहार के दिन आ गए। नहीं, नागार्जुन कह रहे थे कि अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दर धारी। बाहर दास साहब कितने संयमित हैं, कितनी अच्छी बातें, आदर्श बातें। और फोटो किनका लगा हुआ भाई, जहां जिसको भी देते हैं गीता देते हैं, और फोटो गांधी जी का लगा हुआ। और काम क्या है? ये जो छद्म है, ये जो भाषा का छद्म है, ये जो आचार और व्यवहार का छद्म है, बताइए कि कैसे प्रासंगिक है। अब प्रासंगिकता बताने के लिए अब उदाहरण देना पड़ेगा। नागार्जुन को कोट कीजिए, समकालीन रचनाओं से कोट कीजिए, नई कहानी से कोट कीजिए, कहीं से उदाहरण दीजिए, ठीक। लेकिन उदाहरण देते हुए इसका ख्याल रखिए कि रचनाएं शाश्वत प्रकृति की होती हैं, किसी दल विशेष से, किसी पार्टी विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से और किसी समय विशेष से संबंधित नहीं होती। इसलिए किसी जीवित व्यक्ति का नाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, चाहे वो कवि का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो कब कौन सा व्यक्ति कैसे बदल जाए, इसका कोई है आभास आपको? आपके लिखते लिखते कॉपी पहुंचते पहुंचते वो व्यक्ति कहां से कहां चला जाए? नहीं जा सकता है कि नहीं? एक एक क्षण कीमती है। जब आषाढ़ के एक दिन में कहा गया कि राजनीति में एक एक क्षण का महत्व है, तो जब आप कॉपी लिखिए तो इसका ध्यान रखिए। कई लोग जीवित व्यक्तियों का नाम कोट कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। स्पष्ट हुआ? साहित्य एक विचार देता है और इस विचार ही प्रासंगिक होता है, चाहे वो महाभोज हो, चाहे भारत दुर्दशा हो, चाहे प्रेमचंद हो। उससे हमारा मतलब, जब इतिहास लिखा जाता है तो इतिहास उन कार्यों का लिखा जाता है। मान लीजिए इतिहास में आप पॉलिटिकल हिस्ट्री कितना पढ़ते हैं? बहुत कम। ज़्यादा तो आप सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, उसमें जो चेंज हुआ वही पढ़ते हैं। बहुत कम पढ़ते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री। क्वेश्चन कहाँ से आता है इतिहास में? पॉलिटिकल हिस्ट्री से कहाँ आता है कि भाई औरंगजेब के लड़े गए युद्धों का वर्णन कीजिए? ऐसा आता है? नहीं आता है। सवाल नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो तो 2 पन्ने में सिमट जाता है। जब इतिहास लिखा जाता है तो सिकंदर लोदी से ज़्यादा इतिहास कबीर का लिखा जाता है। कबीर ने दिया समाज को, लेने वाले सिकंदर लोदी। तो समझ गए प्रासंगिकता? प्रासंगिकता हमेशा 3 डायमेंशनल होती है, अपने युग बोध के साथ, वर्तमान बोध के साथ और भविष्य बोध के साथ। इसलिए रामचरितमानस में भविष्य बोध भी है। आप कहते नहीं, मेरे दादाजी दूरदर्शी थे, यानी अपने समय को भी जानते थे, आने वाला जो उनका कुछ विचार होगा जो आने वाले समय में भी क्या होगा, प्रासंगिक होगा। तो आप कहते हैं जी दूरदर्शी थे। तो रचनाकार भी क्या होता है? समाज, समय, परिस्थितियों को समझता है, अपने समय को देखते हुए कुछ कहता है, कुछ लिखता है। लेकिन चूंकि विचार तर्क प्रधान होते हैं, समाज को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए वो आगे चल के भी प्रासंगिक होता है ना। वो घटनाएं प्रासंगिक नहीं होती, वो जो उन इनबिल्ट जो विचार है, अंतर्निहित जो सूत्र हैं, वो प्रासंगिक होते हैं। ठीक है। और हाँ, कोट कर सकते हैं अगर वो शाश्वत प्रकृति के हैं। जो विवादास्पद हैं तो उसको नहीं कोट करना है। दल बदल, अधिनियम, अगर कोई संविधान का बात कर रहे हैं, आर्टिकल की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोट किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, कोई विवादित घटनाओं की बात करें, तो उसको नहीं लिखना चाहिए, है ना। क्योंकि साहित्य लेखन कैसा होता है? शाश्वत प्रकृति का होता है। वैचारिक लड़ाई होती है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती। और जब वैचारिक होती है तो आपको भी वैचारिक ही लिखना होता है। कई बार भावनाओं में बह करके व्यक्ति क्या कर देता है, हाँ, कुछ लिख देता है जो गलत होता है, ठीक, वो नहीं। या कंसेप्ट के स्तर पर पूरे हिंदी साहित्य में अगर आपको जहाँ भी समस्या आती है कि जी ये चैप्टर हमको नहीं समझ में आता, तो बताइए, या लिखने में ये दिक्कत आती है, जो पूछिए जी, पूछिए। मुख्य परीक्षा जो लोग दे रहे हैं वो बताइए। पढ़ जाइए सवाल, पढ़िए सवाल, पढ़ दीजिए सवाल। ठीक है, यानी असाध वीणा से सवाल है
कि भाई जो वीणा समाहित हुई है और जो झंकृत हुई है ना, यानी व्यष्टि के पास जो प्रयास है, यानी यूनिट जो प्रयास करता है और फाइनल जो कंक्लूजन आता है, यही है सवाल कि भाई ध्वनि के दो रूप हैं। एक तो व्यक्तिगत प्रयास प्रियम्बत कर रहा है, दूसरा क्या है कि जब लौट के सृजन सत्ता वीणा बजती है। तो बताइए दोनों में क्या अंतर है। रचना को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जब वीणा बजती है तो सबको अलग अलग सुनाई देता है। ध्वनि किसका है? उसी सृजन का है, यानी परम तत्व का है, यानी उसी परम शून्य का है, यानी अंततः किसका है? समष्टि का है। यही कह रहा है। तो जब वो समष्टि का है तो कल्याणकारी है, वो सबके लिए अपना अलग अलग जो रिसीव करता है। राजा अलग सुनता है, तो राजा को क्या लगता है? राजा को लगता है कि जी मेरा मुकुट हल्का हो गया। मुकुट हल्का हो गया का क्या मतलब? संगीत सुनने से मुकुट कैसे हल्का हो गया? टेंशन में था, बीपी बढ़ा हुआ था क्या? क्यों? हाँ, उसको लगा कि राजा का दायित्व क्या है। अब याद कीजिए कि भाई तुलसी भी तो यही कह रहे थे, मुखिया मुखसो चाहिए। अगर राजा और अपने राजनीतिक कर्तव्य बोध अगर हुआ, क्यों कर्तव्य बोध हुआ? जब उसने समष्टि को महसूस किया, जब उसने संपूर्ण को महसूस किया। नहीं तो जब संपूर्ण का महसूस हुआ तब उसमें, और रानी को लगा कि नहीं जी ये जो मेखला किंकणी है, ये जो हीरे जवाहरात हैं, सब अंधकार के कण है ये, यानी जो भौतिकता है, ये भौतिकता में कुछ नहीं, एक प्रेम को साधेगी, एक प्यार को साधेगी। और किसी भूखे व्यक्ति को क्या लगा? अन्न की सोंधी खुदबुद। तो ये जो संगीत है और जो प्रारंभिक स्थिति में जब वो साध रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये सवाल किसका है? मौन से स्वर की तरफ यात्रा का, और स्वर से पुनः मौन की तरफ, व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से व्यष्टि की तरफ। ठीक, और कोई सवाल? हाँ, प्रयोगवाद का ही विकास नई कविता है। प्रयोगवाद बीज है तो उसका डेवलपमेंट क्या है? तो प्रयोगवाद की सारी विशेषताएं नई कविता में, और प्लस प्रगतिवादी चिंतन भी है। यानी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों को मिला दीजिए और प्लस नया वातावरण जोड़ लीजिए, नई चुनौतियां कर लीजिए, नई शैली कर लीजिए, तो नई कविता है। तो नई कविता का मतलब क्या हुआ कि प्रयोगवादी जो थीम है, प्रयोगवादी थीम क्या है कि भाई हम यूनिट पर बल देंगे। क्यों यूनिट पर बल देंगे? कि हर यूनिट की समस्या अलग अलग है। प्रगतिवाद क्या कहता था? प्रगतिवाद कहता था कि नहीं जी पॉलिटिकल चेंज हो, सामाजिक परिवर्तन हो, समाज एक यूनिट है और समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, एक शोषक है, एक शोषित है। प्रयोगवाद कहता है कि नहीं जी शोषक और शोषित में कैसे बांट दीजिएगा समाज को? जो शोषक है उसका भी तो कभी शोषण होता है। मान लिया आप गांव में शोषक है तो दिल्ली में आपका शोषण हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मान लिया रिक्शा वाले को आप कह रहे हैं कि शोषित है, पर आपको यहाँ से कमला नगर जाना है और आपको नहीं पता रास्ता, तो उस देर के लिए, उस दिन के लिए वही शोषक है, आप शोषित हैं। आपसे ले लिया 200 रुपया, घुमा के ले गया। मान लिया आपने किसी लेबर को रखा काम करने के लिए और तय किया जी आज तुमको हम 600 रुपया देंगे। वो हो सकता है वो 5 बार खैनी लगाए, 2 बार बाथरूम जाए, 8 घंटा काम करना है, उसने 4 ही घंटा काम किया। तो शोषक कौन हुआ बताइए? है ना? तो अब ये कहते हैं कि नहीं, हर क्षण महत्वपूर्ण है। जिस क्षण आप जी रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, और जो व्यक्ति विशेष है, यूनिट है, वो महत्वपूर्ण है, जो परिस्थिति विशेष है वो महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसी का अंतिम बहुत तैयारी है, अंतिम अटेम्प्ट है, मान लीजिए नहीं हुआ तो, या हो गया, तो कौन सा महत्वपूर्ण है बताइए? वो क्षण महत्वपूर्ण है। इसलिए आगे क्या कहते हैं कि भाई वही क्षण अपना, तुम्हारी पलकों का कंपना और सब समय पर आया, वो क्षण महत्वपूर्ण है। तो कहा कि नहीं जी यूनिट इंपॉर्टेंट है, गांव लेना है। तो रेणु ने कहा कि चलिए जी मेरीगंज आपको लेते हैं, ये यूनिट की बात थी। तो मेरीगंज में चल के हम पूरा राष्ट्र आपको दिखाएंगे, चलिए मेरीगंज। मेरीगंज में क्या क्या है? तो आप उसको कहते हैं जी आंचलिक उपन्यास, यूनिट की बात करते हैं। तो प्रयोगवाद में यूनिट पर बात की गई, और जो अनुभव मिला, चाहे अच्छा मिला या बुरा मिला, उस अनुभव को प्रामाणिक मानते हुए उसको अभिव्यक्त किया गया। इसलिए ये कहते हैं कि मौन भी अभिव्यंजना है। जितना तुम्हारा सच है, सच है मतलब जो तुमने अनुभव हासिल किया है वही इम्पोर्टेंट, और उतना ही कहो।
जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये सारे विचार कहाँ चले जाते हैं? नई कविता में डेवलप करते हैं और प्रगतिवादी विचार भी करते हैं, दोनों मिल के। और जो आज़ाद भारत में जो समस्याएं थी उन सबको मिला लिया गया, तो उसको क्या कहा गया? नई कविता कहा गया। स्पष्ट हुआ? और कोई? प्रगतिवाद के पंथ कौन है? कौन बताएंगे? आप में से कई लोगों को पता होगा। प्रगतिवाद के पंथ कौन है? किसी को नहीं पता? भाई प्रगतिवाद में यानी 1936 से 43 के बीच सबसे ज्यादा नेचर पर किसने लिखा? वही होगा प्रगतिवाद का पंथ। पंथ का मतलब क्या है? प्रकृति पर लिखने वाला। छायावाद में सबसे ज्यादा नेचर पर किसने लिखा? पंथ ने लिखा। जब वो कहते हैं कि भाई हमको छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में, है ना? प्रगतिवाद में सबसे ज्यादा नेचर पर लिखने वाले वसंती हवा के लेखक केदारनाथ अग्रवाल। तो प्रगतिवाद के पंथ किनको कहा जाता है? केदारनाथ। सुना होगा कविता? प्रगतिवाद में सबसे ज्यादा नेचर पर किसने लिखा है? केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है। वसंती हवा सुना होगा, हवा हूँ हवा मैं। तो प्रगतिवाद के पंथ कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। हाँ, और बहुआयामी चुनौतियाँ, बिल्कुल सही है। ये सवाल पूछा गया था कि समकालीन हिंदी कविता के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ। समकालीन हिंदी कविता के समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ। चुनौतियाँ मतलब समस्याएं हैं। तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पूरे हिंदी कविता के इतिहास में वैविध्य आपको दो जगह मिलता है। एक तो आदिकाल में मिलता है और दूसरा समकालीन कविता में मिलता है। सर्वाधिक विविधता ये दो जगहों पर मिलती है। तो आज कविता के सामने या कहानी के सामने, आज की रचनाओं के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। तो बताइए, 10 पॉइंट बताइए, आप खुद बताइए क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या समस्याएं आज आपके सामने, आपके राष्ट्र के सामने कैसी कैसी चुनौतियां हैं? 1980-90 के बाद का भारत और आज का भारत, ये सब समकालीन कविता में। तो क्या क्या चुनौतियां बताते जाइए। सांप्रदायिकता है समस्या, और बताइए जातिवाद है समस्या, है राजनीतिक पतन है समस्या, नहीं है भ्रष्टाचार है समस्या, पर्यावरण संकट समस्या है, बेरोजगारी है। अब लिखते जाइए, 20 समस्या लिख देंगे। नहीं, तुलसी के राम के सामने बहुत कम समस्या थी, निराला के राम के सामने भी कम समस्या थी, दुश्मन सामने ही था। लेकिन अभी क्या है? हमारे अंदर ही दुश्मन बैठा है। आज रावण के कई चेहरे हैं। अब समकालीन कविता कहती है कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। अब ये समस्या तो निराला नहीं भोग रहे थे। निराला के सामने तो दुश्मन सामने था। निराला को पता था कि भाई दुश्मन सामने, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन। साम्राज्यवाद पता था, सूर्य कभी अस्त नहीं होता, बहुत बड़ी शक्ति, गांधी को भी पता था। तुलसी के सामने समस्या सामने थी, रावण है, सामंती व्यवस्था है। आज अगर राम हो, आपसे सवाल पूछा गया कि राम की शक्ति पूजा का नया पुनर्पाठ क्या हो सकता है? आज राम के सामने बहुत सारी चुनौतियां, लिंग भेद है ही, बेरोजगारी अपने चरम पर है। नहीं, एक कवि कह रहा है कि भाई नौकरी इस जन्म के लिए जरूरी है, इसलिए प्रेम को, एक प्रेमी खत लिख रहा है प्रेमिका को, क्योंकि इस जन्म के लिए नौकरी जरूरी है, इसलिए प्रेम को अगले जन्म तक के लिए स्थगित करता हूं। है ना? कौन? आपने लिखा था? नहीं, नौकरी इस जन्म के लिए जरूरी। तो बताइए, बेरोजगारी ऐसी है, सांप्रदायिकता कितनी है, बढ़ती जा रही है।
बीज बोया गया अंग्रेजों के द्वारा, फसल काट रहे हैं हम। भारत आज़ाद हो गया था, वहीं कब्रगाह में दफन कर देना चाहिए था सांप्रदायिक उन्माद को। भारत बट भी गया था, लेकिन उसकी लहलहाती हुई फसल हम आज काट रहे हैं। खाद पानी भी दे रहे हैं, समय समय पर सींचते भी रहते हैं। जब कम पड़ जाता है तो उसमें अच्छे अच्छे क्या डालते हैं? नहीं डालते हैं। तो अब कवि को लगेगा कि भाई गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? जुम्मन ने क्या किया है जो रिक्शा चला रहा है? आप नाम क्या रखेंगे? हसन नाम जानलेवा भी हो सकता है, नाम रख लीजिए हसन। अमृत नाम भी निरापद नहीं है, आप नाम रख लिए अमृत, हो सकता है सिख दंगा हो जाए। अमृत नाम भी निरापद नहीं और बहुत सुरक्षित नहीं है आप महंगू नाम के साथ। आपने अपना नाम क्या रख लिया? महंगू, तो क्या सुरक्षित हो गए आप? इस तंत्र में केवल आपका नाम आपकी हत्या का सबब हो सकता है, ये कवि को चिंता है। अब ये चिंता बढ़ती जा रही है। सांप्रदायिक राजनीतिक पतन है ही, जातिवाद है ही, भ्रष्टाचार है ही, नहीं, और बहुत सारी समस्या, बाजारवाद है ही। सब कुछ तय कौन कर रहा? उपभोक्तावाद है ही, बहुत सारी समस्या। इसलिए समकालीन कविता के पास तो आपको बता देना है कि देखिए, और थोड़ी तुलना कर देनी। जब तक तुलना नहीं करेंगे तब तक आप किसी को बहुत अधिक कैसे कहिएगा, है ना? जिसको कहते हैं जी बहुत अधिक सुंदर है, तो किससे सुंदर है? आप तुलना करते हैं ना कि भाई ये बहुत सुंदर है, तो किससे? तो समकालीन कविता के पास चुनौतियां बहुत हैं, तो किससे ज़्यादा हैं? तो आप चुनौतियों की चर्चा कीजिए कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के समय जो चुनौतियां और सामंती व्यवस्था के सामने जो चुनौतियां, दो बड़े संकट थे हमारे सामने, एक ब्रिटिश सत्ता और दूसरा सामंती व्यवस्था अपने अपने समय में। इन दोनों समस्याओं से आज चुनौतियां, संघर्ष क्या हो गए? बढ़ गए। महाभोज जब लिख रही थी मन्नू भंडारी, तो वो समझ रही थी कि चुनौतियां इतनी आसान नहीं। राही मासूम रजा जब लिख रहे थे कि सांस भी लो तो अंधेरा दिल के अंदर उतरे, यारों इस मैली चादर को किस पानी से धोएं। जहाँ विधायिका पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों, किसको चुन लीजिएगा? शुक्ल बाबू को या दास साहब को? दोनों वैसे। पत्रकारिता, अपराध, सबका गठजोड़ हो जाए तो बीसू का क्या होगा? संविधान का क्या होगा? इसकी चिंता मन्नू भंडारी को थी, लेकिन आशा दिखाई देती है कि भाई इस बार हम दिनेश को अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये कहती। लेकिन चुनौतियां तो हैं ही। नहीं, पर्यावरण संकट है, लिंग भेद है, बाजारवाद है, खुले खुले बदन पर साबुन का झाग हो गई है औरत, पान पराग हो गई है औरत। नहीं, सुबह जब निकलते हैं शाम तक फैशन पुराना हो जाता है। बाजार तय करता है कि अगर इस टूथपेस्ट से नहीं काम हुआ तो दांत झड़ने ही वाले हैं। नहीं, कौन तय करेगा? और बेहद जो मुलायम हिस्सा है, जो मेरा बचपन है और जो नारियां हैं, ये ज़्यादा केंद्र में है बाजार के। सारे विज्ञापन किस पर होते हैं? आज बचपन पे होता है। बच्चा पापा को सिखा रहा होता है कि पापा आप समझदार नहीं हैं। नहीं, सिखाता है कि नहीं? विज्ञापन किस पर होता है? बच्चे पर क्यों? बच्चा सिखा रहा होता है कि पापा आप क्या हैं? समझदार नहीं। तो विज्ञापनवाद है, बाजारवाद है, बहुत सारी चुनौतियां। ठीक है, चलिए अगला सवाल। तो समकालीन कविता के सामने हालावाद। हाँ, तो कविता तो समाज का ही अंग है ना। कविता किसको एड्रेस करे? हाँ, एक, हम बिल्कुल सही है, कविता के अंदर भी चुनौतियां हैं और कविता जिसको एड्रेस कर रही है वहां भी चुनौतियां हैं। तो एक पैराग्राफ उसको भी लिखिए कि कविता के अंदर क्यों चुनौतियां हैं। इसलिए कि भाई अगर कवि समाज को नहीं देखेगा, अनुभव कम होगा, तो ये अंदर के भी, व्यक्तित्व के विखंडन की भी चुनौतियां हैं और सामने भी गहरी चुनौतियां। हमारे अंदर भी हम लड़ने वाले ही शक्तिशाली नहीं रहे, और दूसरा सामने समस्याएं भी इसलिए तो बहुत गंभीर है ना। सामने कितनी बड़ी चुनौतियां, विशाल चुनौतियां सामने, और जो लड़ने वाला है वो राम भी तो, वो प्रशांत या वो सक्सेना भी तो कमजोर हुआ है। ये जो मध्य वर्ग है वो कहाँ क्या कर रहा है? वो
शोषक वर्ग के इशारे पे नाच रहा है, वो धर्म के इशारे पे नाच रहा है, तो मध्य वर्ग तो खुद ही जिसको लड़ना है, जिसको नेतृत्व देना है। महिला अंचल का डॉक्टर प्रशांत क्या है? मध्य वर्ग का आदमी, जो कहता है कि नहीं जी इस बार तो जरूर ममता में फिर काम शुरू करूंगा। ये कहने वाला कौन, कौन सक्सेना बनेगा? तो चुनौतियां हैं। हाँ जी पूछिए। हालावाद का मतलब है, हालावाद का ही दूसरा नाम है नव्य छायावाद। तो अगर कोई सवाल इस पर आए कि नव्य छायावाद क्या है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हालावाद कहेंगे। यानी छायावाद के बाद जो व्यक्तिवादी धारा, जो हरिवंश राय बच्चन, इन लोगों की जो धारा थी, छायावाद के बाद कई धाराओं में कविता बढ़ती। एक तो नव्य छायावाद जिसको राष्ट्रीय सांस्कृतिक, एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा जो रामधारी सिंह दिनकर की है, और एक हरिवंश राय बच्चन की है, एक प्रगतिवादी धारा, एक प्रयोगवादी धारा। तो छायावाद के बाद कविता धारा कई आयामों में बढ़ती है, जिसमें एक धारा का नाम है हालावाद, या इसी को क्या कहते हैं? नव्य छायावाद। हरिवंश राय बच्चन का नाम सुना है आपने? मधुशाला, मधु कलश, ये सब जो रचनाएं, ये सब जिसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे उत्तर छायावादी व्यक्तिवादी धारा। ठीक है, और कोई सवाल पूछिए पूछिए। हाँ अभी, हाँ एक पूछ लीजिए। 320 कैसे आएगा इस पर बात। हाँ पढ़िए। राम की शक्ति पूजा में देखिए, पूरे हिंदी साहित्य में जातीय शब्द जहां भी आए तो आपको समझना है भारतीय, सांस्कृतिक। कहीं भी जातीय शब्द आए, जाति आए तो इसका मतलब कास्ट से है, लेकिन जब जातीय शब्द हो तो जातीय शब्द का मतलब क्या है? भारतीय, सांस्कृतिक। अब सवाल को समझिए। राम की शक्ति पूजा में भारतीय सांस्कृतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। यानी इसका मतलब है कि हमारी सांस्कृतिक श्रेष्ठता का बोध और नवजागरण का बोध, तो इन दो एस्पेक्ट से लिखना है। यानी राष्ट्रीय आंदोलन, तो जातीय भावनाओं की अभिव्यक्ति का मतलब हो गया भारतीय। कहीं भी जातीय शब्द आ जाए हिंदी में तो उसका एक ही मतलब है, वो मतलब है भारतीय और सांस्कृतिक से। जाति का मतलब नेगेटिव है, जाति का मतलब क्या है? नेगेटिव। लेकिन जातीय शब्द का मतलब है भारतीयता से। भारतीयता का मतलब हिंदू भारतीयता से नहीं, भारतीयता का मतलब सामासिक कल्चर से। ठीक, चलिए। और हाँ और कोई सवाल अभी आते हैं। हाँ, और 320 कैसे लाया जाए? हाँ आसान है। देखिए, प्रश्न था कि 1857 से लेकर के 1947 तक शासन का जो कृष्ण पक्ष है और इसकी जो आलोचना है, ये भारतीय साहित्य के केंद्र में रहा है। कृष्ण पक्ष मतलब नेगेटिव पक्ष। कृष्ण मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, दो पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और, सुना है? तो शुक्ल पक्ष में क्या होता है? प्रकाश। कृष्ण पक्ष में अंधेरा। तो जो समस्याएं रही हैं, समस्याएं साम्राज्यवाद की रही हैं, और साम्राज्यवाद का मतलब उसके कई सारे चेहरे, आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, कई सारे पक्ष है ना। यानी यहाँ पे लिखना है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, ये पूरा। ठीक, एक पक्ष उठाइए, एक दो उदाहरण दीजिए, दूसरा पक्ष उठाइए, उदाहरण दीजिए। ठीक, कई बार अगर प्रश्न न समझ में आए तो एक औसत व्यक्ति की तरह दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल आप सोचिए कि हमको कुछ नहीं आ रहा है, और तब हम क्या आभास ले सकते हैं, और जो निर्णय पे पहुंचेंगे वो बिल्कुल सही होगा, है ना। विशेषज्ञ की तरफ सोचेंगे तो हो सकता है कि गलत दिशा में। अब सोचिए कि भाई कृष्ण का मतलब क्या, क्या करा, हिंदी में हमने पढ़ा क्या है? इसके दौर में नवजागरण को ही तो पढ़ा है।
है ना। तो अगर ऐसी समस्या आ जाए और हमको कुछ भी न पता चले, लेकिन इतना तो पता चला 1857, तो आप केवल औसत विशेषता लिख जाइए और कहीं कहीं ये कृष्ण पक्ष जोड़ लीजिए, है ना। अगर वो गंभीर परिस्थिति आ जाए, एग्जाम हॉल में बैठे हैं और जी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब याद कीजिए कि 1857 से 1947 का मतलब पूरे नवजागरण की प्रक्रिया, और उस नवजागरण की प्रक्रिया में रचनाकारों ने क्या कहा है और क्यों कहा है। हाँ, और कोई सवाल पूछिए पूछिए। प्रभावित हुई, ये सिविल सेवा में पूछा गया सवाल है। किस साल पूछा गया? 2018 में पूछा गया। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए सवाल। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, आसान सवाल है। आप सोचिए कि इसमें क्या कह रहा है, किस दिशा में आप सोचेंगे। लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, किसी को समझ में आ रहा है आप लोगों में से? और कोई समझ में आ रहा हो किसी को? हाँ, बिल्कुल सही है। कुरुक्षेत्र में जो विमर्श है, किसके किसके बीच है बताइए? युधिष्ठिर के बीच है और भीष्म के बीच। ये इससे क्या प्रभावित होता है? प्रभावित करता है, ये जो द्वंद्व है या जो विमर्श है, प्रभावित करता है प्रबंध योजना को। यही सवाल है, प्रबंध शैली को या प्रबंध योजना। तो आप बताइए कि सबसे पहले इस प्रश्न में क्या लिखते हैं? अगर ये प्रश्न है तो सबसे पहले तो भूमिका लिख जाइए कुरुक्षेत्र की। किसकी रचना है? 1945 की रचना है, दिनकर की रचना है। और दिनकर कब के कवि हैं? छायावादोत्तर कवि, छायावादोत्तर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि। अब ये युधिष्ठिर और भीष्म कौन है? मन की ही दो स्थितियां हैं। ऊपरी स्तर पर ही तो महाभारत के कैरेक्टर है, युद्ध हो चुका है, युद्धांत की घटना है। युधिष्ठिर जाते हैं भीष्म के पास कि भाई बताइए कि युद्ध क्यों नहीं रोका आपने, और युद्ध क्या 5 के लिए हुआ था? ग्लानि में है, पश्चाताप में। अब भीष्म के पास जाते हैं, भीष्म उत्तर देते हैं। भूमिका में दिनकर क्या कहते हैं कि भाई ये कोई फिलॉसफी नहीं है, कुरुक्षेत्र कोई दर्शन नहीं, ये तो साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय है। हर व्यक्ति ये सोचता है, और युद्ध शाश्वत है, युद्ध कभी रुकेगा भी नहीं, अंतहीन बात है ये। अब ये विमर्श चल रहा है, तो विमर्श एक तो महाभारत के कैरेक्टर है, दूसरा मेरे मन में भी तो चल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में। शंकाकुल हृदय प्रत्येक व्यक्ति का, शंकाकुल मन है, ये प्रत्येक व्यक्ति का है, प्रत्येक इंडिविजुअल का है। अब इसका वो समाधान बताते हैं कि युद्ध का समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, यानी इसका कारण क्या है, उत्तरदायी कौन है, समाधान क्या है, क्यों जरूरी है और क्यों जरूरी नहीं है। और प्लस विज्ञान पर भी बात करेंगे, इसके साथ भाग्यवाद पर भी बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे। लेकिन मुख्य विषय तो यही है कि युद्ध का कारण क्या है, युद्ध का सॉल्यूशन क्या है, और युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। अब इससे प्रबंध आप जानिए कि कविता 2 प्रकार की होती थी। एक को क्या कहते थे? प्रबंध, और दूसरे को मुक्तक। प्रबंध के 2 एस्पेक्ट थे, खंड काव्य और महाकाव्य। खंड काव्य और महाकाव्य, ये 2 एस्पेक्ट थे। तो कुरुक्षेत्र में ये जो प्रबंध शैली क्या प्रभावित हुई है? बिल्कुल हुई है। और ये क्यों हुई है? क्योंकि रचनाकार ही चाहता है। भूमिका में दिनकर ने क्या कहा कि मैंने कोई प्रबंध लिखने के लिए विचारों से प्रबंधित है, कथाओं से प्रबंधित नहीं। यानी हम महाभारत की कथा नहीं सुनाने जा रहे हैं, तो भूमिका में ही लिखा। तो आप कहेंगे कि निश्चित रूप से प्रबंध योजना प्रभावित हुई है, लेकिन निष्कर्ष क्या देंगे कि अगर कुरुक्षेत्र एक विचार प्रधान प्रबंध काव्य है, तब ये प्रबंध योजना प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि विचार तो है ही, विचार सूत्र तो जोड़े ही रखते हैं। स्पष्ट हुआ? और कोई सवाल? हाँ, विधेयवादी का मतलब है कि कार्य कारण संबंध।
इसको कहते हैं विधेयवाद, जो शुक्ल जी के लिए है, और जिसने कहा कि नहीं जी अतीत और परंपराओं को भी ध्यान में रखा जाए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति। ये दोनों आलोचना पद्धति पर बात करनी। और कोई सवाल? क्षीयमाण का मतलब है कि आदि काल में बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां होंगी जो आगे चल करके खत्म हो रही होंगी। क्षीयमाण मतलब लॉस में जा रही होंगी, कम हो रही होंगी। और विकसनशील का मतलब प्रोग्रेसिव हो रही होंगी। जैसे मुक्तक आगे चल करके मिलेगा, लेकिन क्या डिंगल शैली मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो डिंगल शैली क्षीयमाण प्रवृत्ति, ठीक है। रासो रचनाएं ही बाद में नहीं मिलेंगी, तो रासो अपने आप में क्या है? क्षीयमाण प्रवृत्ति। और कोई सवाल? हाँ, इसका मतलब है, ये सिविल सेवा में एक बार सवाल कुरुक्षेत्र से पूछा गया, शिव मतलब क्या होता है? शिव मतलब कल्याणकारी, जो कल्याणकारी है, शिवत्व भाव नहीं। कामायनी में भी शैवाद द्वैत की बात हुई। प्रसाद ने कहा कि शिव कल्याणकारी है तो उसकी रचना अकल्याणकारी कैसे होगी, जिसको आप प्रतिभिज्ञा दर्शन या शैवाद द्वैतवाद कहते हैं। कुरुक्षेत्र में ये शब्द थोड़े जटिल करके पूछे गए, शिव भाव की रक्षा। शिव मतलब कल्याणकारी, हम सब जानते हैं शिव कल्याणकारी। तो जो कल्याणकारी भाव की रक्षा करने के लिए कुरुक्षेत्र लिखा गया, और शिवेत्तर भाव की क्षति हो और शिव भाव की रक्षा हो। स्पष्ट हुआ? यानी कल्याणकारी भाव से लिखा गया कुरुक्षेत्र, और कल्याणकारी से जो इतर उस पर अटैक, और शिव भाव की रक्षा। समझ गए? वहां भी उस साल लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन थोड़ा सा अब कहा तो मैंने कि अगर बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह उस साल कई लोगों को कई बार समस्या एक आध शब्द में ऐसी होती है, लेकिन उस जगह पे तो कोई बताने वाला नहीं होगा, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो उसमें आप कैसे ध्यान रखेंगे? आप उस मूल रचना पे जाइए कि आखिर दिनकर का कुरुक्षेत्र हमने पढ़ा है तो ये क्या पूछ लेंगे। तब आपको अभी तक क्या पूछ लेंगे कि भाई युद्ध का कारण क्या है, रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है, सामाजिक आर्थिक धार्मिक कई तरह की विषमता है, अंतर है, जब तक मनुज का यह सुख भाग्य नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। तो यही मूल भाव है, मूल भाव तो इसी पर आधारित होगा। शिव का मतलब कल्याणकारी, तो ध्यान हो जाता जो एग्जाम दे रहे। ये कुकुरमुत्ता को देखते हुए हिंदी आलोचना में ये प्रश्न उठा कि भाई राम की शक्ति पूजा इतनी अच्छी रचना, इतनी समादृत रचना, खड़ी बोली हिंदी जिस पर गर्व करती है वैसी रचना, और निराला फिर आगे चल कर के कुकुरमुत्ता जैसी रचना लिखते हैं। इसका मतलब है कि उनमें जो जिजीविषा है, उनमें जो रचनाशीलता है, उसका क्षय हो रहा है। आपको कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, निराला का निरालापन है ये। निराला में प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, छायावाद, छायावाद का अतिक्रमण, नवगीत, कई सारी विशेषताएं। उन्हीं कुकुरमुत्ता कविता प्रयोगवाद का आगाज भी है, नई कविता का प्रस्थान बिंदु भी है। तो ये निराला के निरालापन का द्योतक है, न कि उनकी प्रतिभा का क्षरण। ठीक है, और कोई सवाल? कर्म की रेख पर मेख मारने का संदेश देती है। आपको लिखना है कि कर्म की रेख पर, रेखा मतलब लाइन पर, मेख मतलब डिलीट करने का संदेश नहीं देती, कर्म पर चलने का संदेश देती है। भक्ति काल जो है वो कर्म की तरफ प्रेरित करता है, न कि कर्म से विमुख करता है। समझ में आया? कर्म की तरफ कैसे प्रेरित करता है? तो भक्ति काल की सारी विशेषताओं को बताइए। राम का पूरा जीवन कर्म में है, कृष्ण का पूरा जीवन कर्म में है, कर्म पर ही बात करते हैं। सामाजिक धार्मिक समानता की बात करते हैं, विषमता का विरोध करते हैं। तो ये सब क्या है? कर्म की तरफ प्रेरित करना, न कि कर्म की तरफ नहीं जाना, इसका संदेश नहीं। शंकराचार्य का जो फिलॉसफी था जिसमें जगत को असत्य माना गया, तो वहाँ कर्म से हट जाने की बात शंकराचार्य ने नहीं कही थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट गलत पड़ा समाज पर। इसलिए पूरी की पूरी भक्ति की फिलॉसफी लग गई, चाहे वल्लभ हो चाहे रामानुज हो, कर्म की तरफ, और जगत को सत्य की बात कहने लगी। इसलिए अद्वैत के विरोध में द्वैतवाद आया। ठीक है, और सबने कहा कि नहीं, जगत क्या है? सत्य है। आपको क्या लगता है, जगत सत्य है या असत्य है? किसी को ये तो नहीं लगता कि जी जगत सर रहने लायक नहीं है?
ये जगत असत्य है, ऐसा तो नहीं लगता क्या? अच्छा, उस समय लगता है, नहीं किसी भी हालत में रिजल्ट का तो अलग मतलब, रिजल्ट से जीवन का, जीवन तो हमेशा सत्य और पॉजिटिव ही रहेगा, नहीं तो उसमें नहीं तो आप सोचिए कि मान लिया आपकी शादी हुई और पत्नी ने कहा कि जगत तो हमको बहुत असत्य लग रहा है, तो कैसा फील होगा? देखिए ये तीनों लेखन धारा, जो आदिवासी लेखन है, दलित लेखन है, या जो महिला लेखन है, ये सब आज़ादी के बाद विकसित हुई है। इसमें गलती कदापि न करें कि कई लोग कबीर और प्रेमचंद को जोड़ना शुरू करते हैं, जो गलत है ना। प्रेमचंद 1936 में निधन हो गया और दलित लेखन का नाम ही पड़ा आज़ादी के बाद। दलित समस्या पर लिखा है, लेकिन दलित लेखन एक विशिष्ट काव्य धारा है, एक पारिभाषिक शब्द है जो आज़ादी के बाद ये शब्द आया, जो संविधान के साथ, कानून के साथ, जागरूकता के साथ, संचार के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ, इसके बाद जब दलित रचनाकारों ने सोचा कि नहीं जी, जो संवेदना पक्ष है और जो सहानुभूति पक्ष है और समानुभूति पक्ष है, कि भाई हम स्वयं वेदना को भोग रहे हैं और कोई देख करके वेदना को देख रहा है, ये एक दृष्टा भाव है, एक भोक्ता भाव। तो भोक्ता भाव ज़्यादा ऑथेंटिक और प्रामाणिक होगा दृष्टा भाव से। और इस सोच के साथ आज़ादी के बाद जो दलित समस्याओं पर दलित रचनाकारों के द्वारा लिखा गया वो दलित लेखन है। महिला समस्या पर महिला रचनाकारों के द्वारा जो लिखा गया वो महिला लेखन है। इसमें कदापि न जोड़ें कि जी प्रेमचंद हैं तो कई लोग कबीर तक खींच ले जाते हैं, है ना, तो वो मार्क्स को कम कर देगा, कम ही नहीं कर देगा, वो गलत आंसर हो जाएगा। उसमें 2-4 नाम लिखने, ठीक है, लेकिन याद रहे कि वो आज़ादी के बाद। तो दलित लेखन क्या है, क्यों है और कौन है, ये 3 बात लिख जाइए। और इससे फायदा क्या हुआ? निश्चित रूप से फायदा हुआ, समाज को देखने का, समस्याओं का देखने का एक अलग नजरिया विकसित हुआ। मान लिया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि अगर जूठन लिखेंगे तो एक नया नजरिया दिखाई देगा। इससे साहित्य की आलोचना और साहित्य की परिधि विस्तृत होती है और पॉजिटिव रूप से विस्तृत होती है। हाँ, और कोई सवाल है? खत्म हो गए सवाल? हाँ पूछिए। हाँ, ऊपर से आकर्षक एवं प्रभावी है। नहीं, जो पॉजिटिव है कितना से मतलब नहीं है, 3-4 बातें पॉजिटिव है उनकी वो लिखना है, और ज़्यादातर नेगेटिव है उसका इम्पैक्ट वो लिखना है। तो निश्चित रूप से करीब करीब 60% तो नेगेटिव लिखना है और 40% तो परसेंटेज नहीं होगा, लेकिन आप जानिए कि अधिकांश क्या लिखना है, जो एक्चुअल उनका इम्पैक्ट है वो नेगेटिव है। लेकिन कुछ गुण भी हैं, जैसे भाई संयमित आदमी है ना, हेल्थ सिस्टम उनका सही है, यही ना सही है, समय पे पहुंचते हैं, दूरदर्शी हैं, पॉलिटिक्स के नब्ज को जानते हैं। लेकिन गलत क्या है, वो सारी पॉलिटिक्स नेगेटिव है, सारा उनका प्रभाव संविधान और सामान्य व्यक्ति के, उससे कोई फायदा नहीं है लोकतंत्र को। तो ऐसे लोग लोकतंत्र के लिए क्या है, हितैषी नहीं। व्यक्तिगत जीवन में उनकी पत्नी भी उनके भाव को नहीं समझती, दिन रात लखन रहता है वो भी नहीं जानता, कोई उनके कब उनको क्या करना है सब प्रबंधित है उनका। हाँ जी, अब तो कोई सवाल नहीं है, किसी के पास कोई सवाल नहीं है। नाति दीर्घ का मतलब है कि न अति दीर्घ, यानी लंबा मत लिखिए, है ना। नाति दीर्घ का मतलब है न अति, अति मतलब अधिक, दीर्घ का मतलब संक्षेप में। वैसे वो तो शब्द केवल कंफ्यूजन के लिए, 20 अंक का है तो 250 शब्द ही तो लिखेंगे, चाहो नहीं। जब कम शब्द, देखिए पूरे यूपीएससी के सिलेबस में 10 अंक, 15 अंक और 20 अंक के सवाल है, तो टोटल क्रक्स ही लिखना है, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 250 शब्द है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो रचना है या जो रचनाकार है वही मूल बात कहते कहते आपके 250 शब्द हो जाएंगे। तो विवरण उसके सपोर्ट के लिए है, उदाहरण सपोर्ट के लिए, तो इसलिए वो क्रक्स ही हर जगह लिखना है। स्टोरी लिखने से फायदा नहीं, जैसे कामायनी पर लिखना है तो कामायनी का मूल भाव लिखना है, स्टोरी नहीं लिखनी है कि जी श्रद्धा मनु और 15 सर्गों की स्टोरी नहीं लिखनी है। कामायनी के माध्यम से प्रसाद का संदेश क्या है, कहना क्या चाहते हैं, कामायनी का उद्देश्य क्या है, ये लिखना है, ठीक है।
अब रह गया, इन्होंने पूछा था कि 320 अंक कैसे आएंगे, तो 2 मिनट, मतलब उसका सार यही है। जैसे इन्होंने कहा ना कि क्रक्स लिखिए, तो दो बात करनी है कि एक तो रीड बिटवीन द लाइंस जो है उसको लिखना है, तो अच्छे अंक मिलेंगे। थोड़ा कंपेयर कर देंगे, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। फैक्ट्स केवल सपोर्ट के लिए होते हैं, मूल बात लिखनी है। मूल बात का मतलब कि रचनाकार कहना क्या चाहता है, भारत दुर्दशा, भारतेंदु क्या कहना चाहते हैं, भारत दुर्दशा का भाव क्या है या कामायनी का भाव क्या है। तो एक तो ये उससे क्या पता चलता है, परीक्षक को ये लगता है कि इसने पढ़ा है, रटा नहीं। आपकी शब्दावली से, आपके लैंग्वेज से ये न फील हो कि आपने कुछ शब्दों को रट लिया और उसको आपने फिट करने की कोशिश की है। कई बार आपके शब्द फिट नहीं होते, कह कुछ और रहे हैं, कहना कुछ और चाह रहे हैं। ये अंतर दिखता है कॉपी में, क्योंकि आपको नहीं दिखता। तो पहली बात यह है कि आपको फैक्ट्स के साथ उसका मूल बात लिखनी है, और फिर उसके साथ उन विचारों की अगर आप कंपेयर कर दें, किसी से तुलना कर दें, तो तुलना भी लिखनी है। तो तुलना करेंगे, मान लिया कि अब असाध्य वीणा कह रहे थे, अब आपने तुलना कर दी, भाई कलावंत की बात, ये तो कबीर भी अपने तरीके से कह रहे हैं। तो आपने कुछ तुलना की, तो तुलना कहीं से भी कर सकते हैं, वो संस्कृत से, अंग्रेजी से, उर्दू से, पौराणिक चीज़ों से, वर्तमान से, उपन्यास से, गद्य से, किसी की किसी से तुलना कर सकते हैं। वो हम विधाओं की तुलना नहीं कर रहे हैं, हम विचारों की तुलना कर रहे हैं। तो विचार की तुलना किसी से किसी की हो सकती है। मान लिया आपको उपनिषद से, इतिहास से, कहीं से भी कुछ, संविधान से, जुडिशियल डिसीजन से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, कहीं से भी कुछ मिलता है, और आपको लगता है कि ये विचार को प्रमाणित कर रहे हैं, उस थॉट प्रोसेस को प्रमाणित कर रहे हैं, तो उसको लिखने में। तीसरी बात, परीक्षक की नज़र से लिखना है। आप अपने लिए नहीं लिख रहे हैं। आप सोचिए कि जैसे आप अतिथि को बुला के कहते हैं, भाई आपकी पसंद क्या है, कहते हैं ना, ये तो नहीं कहते कि हमारी पसंद से आप खाइए। भाई अतिथि को अगर कुछ विशेष पसंद है तो आप पूछते हैं ना, भाई आप क्या खाना चाहेंगे। ठीक वैसा ही आप ये सोचिए कि परीक्षक को क्या अच्छा लगेगा, आपकी कॉपी कैसे प्रेजेंट हो कि परीक्षक को क्या लगे, सुंदर लगे। अब उसमें ग्राफ चार्ट का प्रयोग कीजिए। कई बार प्रश्न कह रहा है कि हम ऐसा लिख दें कि परीक्षक को खोजना पड़े पॉइंट, तो उसकी जगह पर पॉइंट फॉर्म में लिख दीजिए। आप स्वयं सोचिए कि हम ही को कॉपी जांचना हो तो हमको कौन सी कॉपी अच्छी लगेगी। तो परीक्षा को देखते हुए और परीक्षक को देखते हुए ये नहीं सोचना कि जी हमने लिख दिया, अब उसकी ड्यूटी है कि वो पढ़े। नहीं, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है। भारत सरकार इतना पेमेंट नहीं करती है, यूपीएससी इतना पेमेंट नहीं करती है कॉपी जांचने में, तो इतना वो ध्यान करेगा, है ना। सरकारी पेमेंट इतना होता नहीं, और एक कॉपी जांचने में समय बहुत लगता है, ईमानदारी से जांचने में नहीं। तो आप ऐसी कॉपी प्रस्तुत कीजिए, अच्छी हो, ग्राफ चार्ट से हो, और पहली नज़र में दिख जाए परीक्षक को कि जी ये बात है इसमें। तो कई बार आप पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं, कई बार तो। और अगली बात है कि शब्द कम खर्च हों। जब अनुभव ज़्यादा होगा तो शब्द कम खर्च होंगे, अगर अनुभव कम होगा तो शब्द अधिक खर्च होंगे आपके। तो शब्द मितव्ययी हों, चूँकि कम ही शब्द हैं, 150 शब्द में बहुत कुछ लिखना है व्याख्या में आपको। इसके साथ साथ हैंड राइटिंग थोड़ी क्या हो, हाँ, सुंदर हो। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मान लिया, सुंदर तो सब्जेक्टिव शब्द है, कम से कम पठनीय हो, और वर्तनी की गलती कम से कम, है ना। ऐसा न कि हर पैराग्राफ में और बड़ी गलती ना हो। कोई सूरदास लिख रहा है, कोई अवधि लिख रहा है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ अवधि, क्वेश्चन में लिखा हुआ अवधि का स्वरूपगत विकास बताएं, और फिर आगे चल के कोई अवधि ही गलत लिख रहा है, नहीं तो ये क्या है, ब्लंडर है ये, नहीं गलती है कि ये माफ़ी के लायक है क्या, माफ़ी के लायक। कोई जयशंकर प्रसाद गलत क्यों लिखेगा, कोई असाध्य वीणा गलत क्यों लिखेगा, ये राइट नहीं। नहीं, अब किसी को लिखना है किंग कर्तव्य विमूढ़, जी गलत हम लिख सकते हैं, क्षम्य भी है, एक आध जगह क्षम्य है, लेकिन कोई टॉपिक कैसे गलत लिख सकता है, लिख सकता है। कोई प्रकृति कैसे गलत लिख सकता है, नहीं लिख सकता। वो लिखने का राइट ही नहीं है गलत लिखने का। तो एक तो वर्तनी
ठीक हो। और अगली बात है कि पूरा पेपर किया हुआ, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तब अगर ये सब होगा तो निश्चित रूप से 300 प्लस क्या है रहेंगे, है ना। तो इसका ध्यान रखना है।